अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो कल वाली एपिसोड आप लोग देख सकते हैं कि 2 घंटे की थी, फिर भी आप लोगों का रिस्पॉन्स 0 0 और 0। अब ये टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना। बिकॉज़ अब मैं आप लोगों को लॉन्ग एपिसोड तब भी दूंगी जब रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, ठीक है। आज आप लोगों को शॉर्ट एपिसोड ही मिलेगी। इस पर आप लोग मुझसे नाराज़ होते हैं या गुस्सा दिखाते हैं या आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो यार मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। सीधी सी बात है ना, मैं भी तो आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। जब आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं देना तो फ़ायदा मेरी इतनी लंबी एपिसोड्स रिकॉर्ड करने का, ठीक है। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। वो नीचे आई तो उसे पता चला कि ज़िबाइश खान जा चुकी है। अच्छा ही हुआ था कि मुसीबत से जान छूट गई थी। ज़ारान थोड़ी देर पहले अपनी मीटिंग में मसरूफ़ था और इस वक्त बिल्कुल अकेले अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। इस चीज़ की मालूमात लेकर वो सीधे उसके ऑफिस की तरफ ही आई थी। वो गुस्से से उसके ऑफिस में दाखिल हुई थी, जबकि उसे इतने दिनों के बाद देखकर ज़ारान को खुशगवार हैरत हुई थी। आइए आइए मिसिस अबादत ज़ारान शाह, आखिर इतने दिनों के बाद आपको याद आ गया कि आप एक ऑफिस में इंटर्नशिप की स्टूडेंट हैं। उसे घूरते हुए बोला था। ये ज़िबाइश खान यहाँ क्यों आई थी? वो सीधे सीधे मुद्दे पर आई थी। मेरे ख्याल से वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड जहाँ चाहे आ सकती है, उसने शरारती अंदाज में जवाब दिया। मैं उसे गंजा करके ना किसी गधे पर बिठाकर पूरे ऑफिस में घुमाऊंगी। याद रखिएगा अगर आपने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा तो। वो काफ़ी गुस्से से उसे अपने ख़तरनाक इरादे बता रही थी। पूरी बीवी बन गई अब तो ये, जिसे सुनकर वो इम्प्रेस होने वाले अंदाज में गर्दन हिला गया था, जबकि उसकी इस हरकत पर उसे मज़ीद गुस्सा आया था। बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर बैठे। तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं? इस वक्त हमें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पीनी चाहिए। वो शायद उसे ऑफ़र कर रहा था। जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि मुझे ये लगता है कि आपको मेरी इस प्यारी सी एप्लीकेशन पर साइन कर देना चाहिए ताकि कल मैं शहीर मामू का वलीमा एंजॉय कर सकूँ। उसने एक पेपर सामने रखते हुए कहा था। जिस स्पीड से तुम्हारी छुट्टियाँ बढ़ रही हैं ना, मेरे ख्याल में तुम्हें वकील बनने की ख्वाहिश छोड़कर मेरे बच्चों की माँ बनने के बारे में सोचना चाहिए। उसकी एप्लीकेशन को अपने हाथ में लिए बोला था। गालते ठीक है, वो आती तो है नहीं ऑफिस, रोज़ छुट्टी नलायक। ज़रूर सोचूंगी, लेकिन 6 महीने के बाद। फ़िलहाल आप मेरी एप्लीकेशन पर साइन कर दें। वो शर्माते हुए बोली थी। बताओ छुट्टी के लिए क्या कर सकती हो? वो एप्लीकेशन एक साइड पर रखते हुए उसे देखने लगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? उसने कन्फ्यूज़ होते हुए पूछा। यकीनन उसकी निगाहों की तरह उसकी शर्ट भी बेबाक ही होने वाली थी। बस उस दिन जैसी एक छोटी सी डेट मेरे साथ चलना होगा, उस रेस्टोरेंट में जहाँ आप मुझे लेकर गए थे। उसे फ़ौरन खुश होते हुए कहा था। हाँ, उसे उसके साथ उस रेस्टोरेंट में जाकर लंच करने में कोई मसला नहीं था। जी नहीं, मेरे घर, मेरे बेडरूम में। वो अचानक उसकी खुशी को मिट कर गया था। बेशरम। तौबा तौबा, मैं नहीं जा रही आपके साथ कहीं भी, वो परेशानी से बोली थी। क्यों नहीं जा रही तुम मेरे साथ? अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो सब कुछ हो चुका है। वो बड़ी बेबाकी से आंख दबा कर बोला था। बड़ा ही कोई पहुँची हुई चीज़ है ये भी। ज़रान प्लीज़ ना ऐसी बातें ना करें, अभी रुखसती नहीं हुई, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। उसने उसे समझाना चाहा था। हाँ तो इसमें कसूर तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से रुखसती नहीं हुई। मैं तो रुखसती करवा रहा था, तुमने ही दादी से कहकर 6 महीने के बाद रुखसती करवाई है। मुझे समझ में नहीं आता कि कोर्स सर्टिफिकेट के तुम्हें कोई और वकील देगा। मैंने ही देना था ना, तो फिर इतना कौन सा मसला तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता मुझसे शादी करके कि तुम 6 महीने से पहले शादी करने के लिए तैयार नहीं हो? वो अब सख्ती से पूछ रहा था। माँ सदके जाए, बच्चे नाल तो जुल्म ही हो गया। ज़रा प्लीज़ समझने की कोशिश करें ना। ऐसा हो जाता तो मेरा ध्यान भटक जाता, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती। वो वजह बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र में ये सारी वजह बेफजूल थी। वाह वाह, मतलब कि अगर तुम्हारी मेरे साथ शादी हो जाती तो तुम्हारा फोकस हट जाता। मतलब कहना क्या चाहती हो? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचता रहता? वो सख्ती से पूछ रहा था। नहीं, तेनों रोमांस का कीड़ा है जिन्हें पढ़न नहीं देनी थी बच्ची। ज़रान प्लीज़, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, आप बस मेरी एप्लीकेशन पर साइन कर रहे हैं। वो बात बदलते हुए बोली थी। इस एप्लीकेशन पर साइन तुम शाम को घर आके ले लेना, क्योंकि अब मैं इन पेपर्स पर साइन उसी कंडीशन में करूँगा कि तुम मुझसे आकर मेरे घर पर शाम को मिलोगी, वरना ये छुट्टी तुम्हें नहीं मिल सकती। कल सारे लोग वहाँ वलीमे पर इंजॉय कर रहे होंगे और तुम यहाँ ऑफिस में काम करोगी। वो इसके सामने कल का नक्शा खींच रहा था। वैसे मैंने सुना है कि तुम और इज़ा दोनों मिलकर शहीर को लूटने वाली हो, बल्कि अब तो सिर्फ इज़ा ही लूटेगी क्योंकि तुम तो काम करोगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर का फंक्शन है, वो समझाते हुए बोली थी। फ़र्क नहीं पड़ता, शाम 5 बजे तुम आ जाना, 6 बजे चली जाना। मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा रोमांस करना भी नहीं है। वो तो साफ अल्फाज में वजह बता रहा था कि वो उसे क्यों बुला रहा है। हाँ, रोमांस का कीड़ा इन्हू टिकन भी नहीं दिंदा।
नहीं आना मुझे, वो हरदर्मी से बोली थी। मत आना, मुझे कोई मसला नहीं है। खैर काम ठीक से करना, मैं नहीं आ सकूँगा क्योंकि मेरे भाई का वलीमा है, वो सुकून से बोला था, जबकि इबादत गुस्से से उठकर वहाँ से निकल गई थी। आना तो तुम्हें पड़ेगा इबादत मैडम, क्योंकि वलीमे पर जाए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, और इतनी आसानी से छुट्टी मैं तुम्हें दूंगा नहीं, वो पुरसुकून अंदाज में बोला था। हाँ इबादत, तो बगैर इसका गुजारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? उसने काफ़ी दिनों के बाद फ़ोन किया था। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो शहीर ने बताया था कि तुम मुझे देखने के लिए घर आए थे। उस वक्त शायद मैं सो रही थी। बेटा मुझे जगा लिया होता ना, तुमने कम अज़ कम तुम्हें देख तो लेती। कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले। वो सच में उसे बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि इतने दिनों से वो बीमार थी तो उनके सारे पोते उनके आसपास ही रहते थे। यहाँ तक कि ज़रान भी 3 दफ़ा उनसे मिलकर गया था। वो घर के अंदर तो नहीं आता था, लेकिन लॉन तक वो हमेशा उनसे मुलाकात करके जाता था। ऐसे में वो दामियार से भी मिलने की ख्वाहिशमंद थी, जो उस दिन एक ही दफ़ा आया था और उन्हें सोता छोड़कर वापस चला गया था। दादी दिल तो मेरा बहुत करता है वहाँ आने का, लेकिन फिर सोचता हूँ कि पता नहीं सबको कैसा लगेगा, इसीलिए नहीं आता। खैर आप मेरा काम करवा देना, फिर तो डबल रिश्ता हो जाएगा ना इस घर से। मेरा तो रोज़ की मुलाकातें लगी रहेंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी ये बात मैंने घर पर चला दिया, मैंने बता दिया बड़ी बहू को, और मेरे ख्याल में वो उसामा से भी बात कर चुकी है। इस बारे में उसामा ने उसे ये कहा है कि फ़िलहाल शादी के चक्रों में वो मसरूफ़ है, इसीलिए बाद में इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने जैसे उसे खुशखबरी सुनाई थी। सब लोग उसे पसंद करते थे, तो इनकार की कोई गुंजाइश तो निकलती नहीं थी। इड्डा तो हीर परा हूर परा वालदैन को चाहिए ही क्या होता है? एक लड़का वेल सेटल्ड हो, अच्छा कमाता हो और उनकी बेटी को खुश रख सके, और ये सब कुछ तो दामेदार कर ही सकता था। हाँ कमीना भी है नाल। शाम को उसने अपने कमरे की खूबसूरत सी डेकोरेशन करवाई थी। बेड पर फूलों की पत्तियां गिराई थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वो आने वाली है, और इस दफ़ा उसका पक्का इरादा था उसे रुखसती के लिए राज़ी करने का। हाय सुलमी हो रहा ज़रान नाल तेर, माना चाहिए इबादत बेचारा किन्ने पापड़ बेल रहा। बहुत हो चुका था, वो हरगिज़ अपनी बीवी के बगैर नहीं रहने वाला था। वो भी तब जब ज़िबाइश अलग अलग चालों से उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। ये तो उसने आज अपने सीसीटीवी कैमरा से देखकर पता किया था कि ज़िबाइश क्या साजिश रच रही है उसके खिलाफ। उसे तो कानूकार खबर नहीं हुई थी कि ज़िबाइश के पेट में कोई बच्चा पल रहा है जो उसका है। और इससे अजीब बात तो ये थी कि उसने ये कहानी इबादत को सुनाई थी, और इबादत को उस पर यकीन करने के लिए मजबूर भी किया था। लेकिन ये अलग बात थी कि उसकी बीवी उस पर एतबार करती थी, और उसने ज़िबाइश की किसी बात पर यकीन ना करते हुए अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। और अब वो नहीं चाहता था कि वो मज़ीद साजिश का शिकार हो, इसीलिए वो उसे रुखसती के लिए राज़ी करना चाहता था। और आज उसका पक्का इरादा था उसे राज़ी करने के लिए। जब मुलाजिम ने आकर बताया कि उसके मेहमान आए हैं, वो परेशान हुआ था। कौन से मेहमानों की बात कर रहा था मुलाजिम? वो अपने सारे मुलाजमों को बता चुका था कि इबादत उसकी बीवी है और जल्दी वो इस घर में रुखसत होकर आने वाली है। लेकिन ये कौन से मेहमान आ गए थे जिनका जिक्र उसका मुलाजिम कर रहा था? उसने तो अपने मुलाजिम को बस यही बताया था कि थोड़ी देर में इबादत आने वाली है। वो कुछ हैरान होता नीचे गया था, जहाँ पर उसे थोड़ी हलचल महसूस हुई थी। गाड़ी से उतरने वाली सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि अरूश, जहरीश और इज़ू भी थीं। हाय बेचारे का प्लान गया पानी में। वाह इबादत मैडम, क्या दिमाग लगाया, साबित किया ना वकील की बीवी हो। लेकिन एप्लीकेशन पर साइन करवाने के लिए तुम्हें भी बहुत पापड़ बेलने हैं। ज़रान शाह आसानी से किसी को कुछ भी नहीं देता, और तुम्हें ये छुट्टी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो मुस्कुराते हुए उसकी मासूमाना साजिश पर दाद देता नीचे आया था, जहाँ वो बड़े मज़े से इन तीनों के साथ खड़ी यकीनन उसे ये बताने के लिए बेताब थी कि वो पूरे 5 बजे उसके घर आ चुकी है, और अब वो 6 बजे इन लोगों के साथ वापस चली जाएगी। और वैसे भी उसने आने के लिए कहा था, अकेले आने के लिए तो उसने कहा ही नहीं था। सरप्राइज़ उसके सामने आते ही इज़ू चलाई थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए नीचे आता उसे अपने सीने से लगा चुका था। कैसा मेरा प्यारा सा बच्चा, ठीक है? उसका माथा चूमता बड़े प्यार से पूछते हुए जहरीश और अरूश के पास आया था। अस्सलाम वालेकुम भाभियों, कैसी हो? मुबारक हो जहरीश भाभी, आखिर अरूश भाभी की वजह से आपको भी मेरे घर का दीदार हो गया, वरना आपके तो काम ही ख़त्म नहीं होते। इस घर की दरो दीवार देखने के लिए मैं तो 1000 दफ़ा भारिक भाई से कह चुका हूँ आपको यहाँ लाने के लिए, लेकिन मिजाल है जो वो आपको यहाँ तक लेकर आई। अब तो मैं कह कर थक चुका था, लेकिन आखिर आपकी टीम मेंबर्स, मेरा मतलब है कि आपकी प्यारी सी देवरानियाँ आपको यहाँ ले ही आई हैं। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो वैसे मुझे बनती है, क्योंकि आपके घर आने के लिए मैंने भी बहुत पापड़ बेले हैं, और आखिरकार मैं यहाँ आने में कामयाब हो गई हूँ। और बेशक इसमें मेरी देवरानियों का ही हाथ है, ख़ासकर इन इबादत मोहतरमा का, जो कि आपके दीदार के लिए मर रही थी। मेरा मतलब है कि आपको कोई एप्लीकेशन देने के लिए आना चाहती थी, और ये हमें यहाँ सिफारिश के तौर पर लेकर आई है कि हम इनकी सिफारिश करते हुए इनकी छुट्टी को मंजूर करवा दें। अब आपके हाथ में है कि आप हमारी सिफारिश को कबूल करते हैं या नहीं। मेहरबानी करके मेरी देवरानी को छुट्टी दे दीजिए, कल हमारे देवर का वलीमा है, और इसका जो बॉस है वो बड़ा ही कोई खड़ूस किस्म का है, उसे छुट्टी ही नहीं दे रहा। इसे मजबूर होकर इसे सिफारिश का सहारा लेना पड़ा। वो मुस्कुराते हुए इससे कह रही थी।
वैसे भाभी जान, सिफारिशों के मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन सिफारिश के लिए आप अपने साथ मेरी नई नवेली भाभी को भी लेकर आई हैं, जिनका कल वलीमा है, तो मेरे ख्याल में मुझे इस सिफारिश पर अमल करना पड़ेगा। हाँ इड्डा तो बीबा बच्चा, अपने घर क्यों बुला रहा था फिर? उसने मुस्कुराते हुए कहा तो इबादत मुस्कुरा दी थी। आखिर उसकी चाल ही जो कामयाब हो गई थी। इबादत, ये जो तुम्हारी एप्लीकेशन है, इसे ऊपर मेरे रूम में साइड पर बनी किताबों की अलमारी में नीले रंग की फ़ाइल में रख कर आ जाओ। वो फ़ाइल सुबह ऑफिस आएगी तो तुम्हारी छुट्टी रजिस्टर पर लिख दी जाएगी। हर चीज़ के रिकॉर्ड का ध्यान रखना पड़ता है। उसने वो एप्लीकेशन पर साइन करते हुए उसे थमाकर ऊपर जाने के लिए कहा था, जबकि वो फ़ौरन ही दरख्वास्त पकड़ती, सीढ़ियाँ तय करती उसके कमरे की तरफ जाने लगी थी। तारिक कहाँ मर गए तुम लोग? यार खाने पीने का कोई इंतज़ाम करो, मेरी भाभियाँ पहली दफ़ा आई हैं। उसने उसी आवाज़ में अपने मुलाजमाओं से कहा था। ताहिर अंकल, मैं और इबादत मैगी खाएंगे। ज़हरिश इनकार करने ही लगी थी कि ईज़ू पहले ही बोल उठी, जबकि अब वो सिंगल सोफ़े पर ज़रान के साथ बिल्कुल चिपक कर बैठ चुकी थी और साथ ही साथ उसे किसी ड्रेस के बारे में बता रही थी जो आज वो मार्केट में देख कर आई थी, लेकिन उसे किसी ने ख़रीदने नहीं दी थी क्योंकि वो ऑलरेडी 4 ड्रेसेस ले चुकी थी। इज़ू, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, ऊपर रूम में है, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाया है। कमाल का है वो गिफ्ट। उसे अचानक ही कुछ याद आ गया था। ओके ठीक है, जल्दी लेके आइए, आई एम वेटिंग, वो खुश होती हुई बोली थी, जबकि ज़हरिश मुस्कुराकर घर देखने लगी तो रूश का ध्यान भी आगे पीछे की तरफ जाने लगा। उसने नोट किया था ज़ारान के नक्श काफ़ी हद तक शहीर से मिलते जुलते थे। ये ज़हरिश के साथ ज़ारान की पहली इतनी बेतकल्लुफ़ मुलाकात थी, वरना इससे पहले तो उसकी मुलाकात भी उससे बहुत कम हुई थी। लेकिन उसे अंदाज़ा था कि वो बेशक अलग अलग घरों में रहते हैं, लेकिन उनके दिल जुड़े हुए हैं। पता नहीं क्या गिफ्ट होगा, वो काफ़ी एक्साइटेड से बोल रही थी, जबकि अरूश और ज़हरिश दोनों उसकी एक्साइटमेंट देखते हुए खुश हो रही थी। अरूश को ये लड़की पहली मुलाकात में ही बेहद प्यारी लगी थी और अब तो उसके साथ रिश्ता भी बड़ा ख़ास जुड़ गया था। हाँ, वो उस शख्स के साथ जुड़े हर रिश्ते को कबूल करती थी, क्योंकि उस शख्स के साथ जुड़ा उसका रिश्ता भी तो बहुत ख़ास था। कौन सी नीली फ़ाइल है? यहाँ कौन सी नीली फ़ाइल के बारे में बात कर रहे थे? यहाँ तो कोई नीली फ़ाइल है ही नहीं। बल्कि नीली क्या, यहाँ तो कोई फ़ाइल ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो कोई अलमारी नहीं है फ़ाइलों वाली। ये कहाँ रखनी है एप्लीकेशन, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, फंसा दिया तेरे बंदे ने तुम्हें। वो परेशानी से कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह घूम रही थी। बेड पर बिछे फूलों की खूबसूरत पत्तियाँ उसे खुशगवार सी हैरत में मुब्तला कर गई थी। लेकिन वो क्यों थी, ये सोच कर उसके गाल लाल होने लगे थे। वो जल्द से जल्द इस कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वो नीली फ़ाइल मिले तो ना। अभी वो इन्हीं सोचों में मसरूफ़ थी जब अचानक ज़ारान कमरे में दाखिल होते हुए कमरे के दरवाजे को बंद कर चुका था। आ गई काबू में। ज़ारान, नीली फ़ाइल कहाँ है और ये आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? प्लीज़ दरवाज़ा खोले ना, नीचे जाना है। नीचे सब क्या सोच रहे होंगे? वो परेशानी से दरवाजे की तरफ बढ़ती उसके करीब आ गई थी। मुझे क्या पता कोई क्या सोचता है और क्या नहीं। मैं तो तुम्हें तुम्हारी बेईमानी की सज़ा देने आया हूँ। वाह बेगम, क्या गेम खेला है? मतलब कि मेरी बिल्ली मुझसे मैं आऊँ? मेरे साथ चीटिंग करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? वो एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब खींचते हुए पूछने लगा था। शर्म गंदे काम करते हुए आनी चाहिए, ना कि इस तरह की किसी बात पर। और वैसे भी मैंने कोई चीटिंग नहीं की, बल्कि एक गेम आपने खेला था मुझे फंसा कर, एक गेम मैंने खेला है। खुद को आपके गेम से निकाल कर। तो हिसाब बराबर। वो बड़े मज़े से बोलती खुद को उसकी पनाहों से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। जो तुमने की है उसे चीटिंग कहते हैं, और जो मैंने की है वो मेरा हक है, और अब तुम्हें इस चीटिंग की सज़ा मिलेगी। उसे अपने मज़ीद करीब करते हुए उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त कर चुका था। ज़रा नहीं ना, प्लीज़ समझने की कोशिश करें, नीचे सब लोग हैं, अगर कोई ऊपर आ गया तो मसला बन जाएगा। मसला बनता है तो बनता रहे, मुझे परवाह नहीं। अब जो चीटिंग तुमने की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, पूरा अब अपने रोमांस का कोटा पूरा करके ही छोड़ेगा। वो उसे मज़ीद करीब करते हुए उसकी गर्दन से दुपट्टा हटाकर बेड पर फेंक चुका था, जबकि उसकी बढ़ती हुई जसारतों पर वो बुखलाकर उससे दूर होने की कोशिश करने लगी थी। जिस तरीके से वो यहाँ आया था उसके इरादे बहुत ख़तरनाक लग रहे थे। ज़ारान, प्लीज़ नहीं ना, समझने की कोशिश करें, ये गलत है। बाहर सब लोग, अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखो, बस तुमने मेरे साथ रहना है और ये थोड़ा सा वक्त मेरे नाम करना है। इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, वरना एप्लीकेशन पर साइन नहीं मिलेगा। उसने हल्की सी धमकी दे डाली थी। ज़ारान, प्लीज़ समझने की कोशिश करें ना। मैं क्या समझूं? तुमने समझना है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था। मेरी ख्वाहिशें, मेरे जज्बात को मारकर कौन सा सुकून मिलता है तुम्हें, जो तुम मेरे साथ इस तरह से करती हो, या अपने लिए तड़पते देखना चाहती हो मुझे? बस यार, बहुत हो गया, प्लीज़ रुखसती के लिए मान जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। वो उसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए शिद्दत से बोला था। माँ सदके जाए, बच्चे के साथ जुल्म ही हो रहा है, इबादत उन्हें मान नहीं जाए थे। ज़ारान, अभी नहीं, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें ना। अगर मैं अभी शादी के लिए मान गई और हमारी रुखसती हो गई तो शायद मेरा वकील बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। उसके लबों का लम्स जगह जगह बिखरते महसूस करती बुरी तरह से उसकी बाहों में कांप रही थी। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वकील बनाऊँगा। अब मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूँगा।
यार प्लीज़ मेरे जज्बात को इस तरह से हवा मत दो। मैंने सोच रखा था कि आज मैं तुम्हें रुखसी के लिए मना कर रहूँगा, बल्कि रुखसी के लिए मनाए बगैर मैं तुम्हें घर से जाने नहीं दूँगा, वो जैसे अटल इरादा किए हुए था। नहीं ज़रान, अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं, मिन्नत भरे अंदाज में कह रही थी। मैं कुछ नहीं जानता इबादत, अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और तुम्हें मेरे इस फ़ैसले पर अमल करना होगा, बल्कि ना सिर्फ अमल करना होगा, तुम्हें मेरा साथ भी देना होगा। मैं अपने जज्बात को लगाम नहीं डाल सकता और ना ही मेरा मज़ीद इंतज़ार करने का इरादा है। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और तुम्हें मेरे फ़ैसले पर हाँ की मोहर लगानी है। अब मैं तुम्हारी तरफ से इनकार नहीं सुनना चाहता। उसके लबों पर अपने लब रखते हुए उसके लबों पर से इनकार की मोहर हटाकर अपने जज्बात लौटाने लगा था। उसका अंदाज़ इंतहाई शिद्दत से भरा था। उसके लबों को कैद किए हुआ आहिस्ता उसके लबों का मीठा जाम पीता अपने जज्बात को सैराब कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके लबों की शिद्दत उसके लबों पर बढ़ने लगी तो उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए वो उसके लम्ब से खुद को आज़ाद करवाने का इंतज़ार करने लगी, जबकि ज़रान उसके लबों का आज़ाद करने के बजाय अपनी शिद्दत को उस पर बढ़ाते हुए उसे एक झटके से अपने साथ लिए बेड पर गिरता उसके मज़ीद करीब आ गया था। वो उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने और करीब खींचते हुए उस पर साया बनाता उसके लबों को और शिद्दत से कैद कर चुका था, जबकि इस दौरानिए में भी उसने उसके लबों को आज़ाद नहीं होने दिया था। और अब आहिस्ता आहिस्ता इबादत को अपनी सांसें मज़ीद रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसकी शिद्दतों से घबराते हुए वो उसकी बाहों में बुरी तरह से फड़फड़ा कर रह गई थी। क्या मसला है, आराम से नहीं रह सकती? उसकी मज़ाहमत पर वो सर उठाता ज़रा सख्ती से बोला था। आपके साथ क्या मसला, आप आराम से अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते? उसके सीने पर धक्का देती उसे खुद पर से उठाने की कोशिश करती हुई गहरी सांसें ले रही थी। नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, बर्दाश्त करो मुझे। खैर, अब कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन गारंटी नहीं देता। वो क्या है ना, तुम्हें देखकर मेरे जज्बात मेरे बस में नहीं रहते। सो मेरे ख्याल में तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन बर्दाश्त करने का है। वो कहता एक दफ़ा फिर से उसके लबों पर झुक गया था, जबकि वो एक दफ़ा फिर से उसकी बाहों में बुरी तरह से फड़फड़ाती हुई उसे दूर करने की कोशिश करने लगी थी। और जबकि वो किसी भी हालत में उसके लबों को आज़ाद करने को तैयार ना था, तो उसने उसके हाथ पर एक ज़ोरदार चुटकी काटी थी और उसकी ये चुटकी काफ़ी कामदार साबित हुई थी। वो एक झटके में अपना हाथ बेड से उठाता पीछे की तरफ होते अपने हाथ पर लड़ने वाली कोई चीज़ देख रहा था, जबकि वो अपना दुपट्टा उठाती दरवाजे का लॉक खोल चुकी थी। उफ ज़रान साहिब, आपके जज्बात तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। अब तो मैं हरगिज़ रुखसती करवा कर आपको हर वक्त फ्री होने का लाइसेंस नहीं दूंगी। ये रुखसती तो अब 6 महीनों के बाद ही होगी। वो कहते हुए नीचे भाग गई थी, जबकि ज़रान उसके पीछे ही बाहर निकला था। फिर ने बेचारा कामयाब होया। वो बुखलाई हुई नीचे पहुंची थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? क्या इतनी देर लगा दी? क्या इतनी देर लगती है एक छोटी सी फाइल में पेपर रखने के लिए? जहरीश ने उसे देखते हुए शरारती अंदाज में कहा था। जी वो नहीं, तो मेरा मतलब है फ़ाइल नहीं मिल रही थी ना नीले कलर की। उसने सिर झुकाते हुए बड़ी मुश्किल से झूठ बोला था। अच्छा, फ़ाइल नहीं मिल रही थी तो अब मिल गई होगी ना। ज़रान भाई ऊपर गए थे ना तुम्हारे पीछे, फ़ाइल तो तुम्हें दे ही दी होगी। वो शरारती अंदाज में उसके करीब आते हुए बोली थी, जबकि उसके पीछे पीछे ही थोड़ी देर में वो भी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। जी भाभी जी, फ़ाइल मिल गई है, इसे आप ज़्यादा परेशान मत हो। मैं गया था ना इसके पीछे फ़ाइल देने के लिए, आपको क्या लगा मैंने फ़ाइल नहीं दी होगी? उनके सामने आकर रुकते हुए सवाल करने लगा था। जी मैं भी वही कह रही थी कि आप गए तो थे पीछे, फ़ाइल तो आपने ढूंढ कर दे ही दी होगी। तुम्हारा काम हो गया इबादत, तो हम चलें? उसने अब इबादत की तरफ देखते हुए पूछा था। अरे नहीं, अरे इनसे तो मेरे बहुत से काम निकलते हैं, इन्हें यहीं छोड़ जाएं, बाकी सबको ले जाएं। वो शरारत से कहता इज़ा के पास वापस आया था। उसके हाथ में कोई अजीब सा बॉक्स मौजूद था, जिसके ऊपर इज़ा ब्रदर्स विश लिखा था। जी नहीं, इसे तो मैं हरगिज़ छोड़ कर नहीं जाऊँगी, इमानत है जनाब, इन्हें लेकर वापस जाना बहुत ज़रूरी है। वो फ़ौरन इनकार करते हुए बोली थी, जिस पर ज़रान ने मुँह बनाया, लेकिन जहरीश ने कोई अहमियत नहीं दी थी। सच्ची इसके साथ जुल्म हो रहा है, मैं बता रही हूँ। बेचारे ने कोई नहीं छड्डी, ना दादी, ना जहरीश, ना इबादत। मान ही नहीं रहा कोई रुखसी लिए। हुण एक ही हल रह गया है कि इबादत को किडनैप कर ले। बेचारा और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ बैठो इज़ू, तुम्हारा गिफ्ट ये रहा। कोई खूबसूरत सा बॉक्स उसके सामने रखते हुए कह रहा था, जिसे वो काफ़ी एक्साइटेड होकर देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि इस बॉक्स में क्या है, लेकिन उसने खोल कर देखा तो बॉक्स खाली था। ये क्या बात हुई, आपने मेरे साथ प्रैंक किया? ये बॉक्स तो बिल्कुल खाली है, वो मायूसी से बोली थी, जबकि वो मुस्कुराकर उसके सर पर हल्की सी चिमाट मारता उसे इस बॉक्स के बारे में बताने लगा था। मेरा स्टूपिड सा काकू, कान खोलकर सुन लो, ये विश बॉक्स है, इज़ू के भाइयों का विश बॉक्स। इज़ू अब से जिस चीज़ की ख्वाहिश करेगी उसे इस बॉक्स में लिख कर रख दिया करेगी, और 1 महीने के बाद उसके चारों भाई मिलकर उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया करेंगे। वाह भाई, ऐसे भाई तो अल्लाह सबको दे, उसे समझाते हुए बोल रहा था, जबकि उसकी बातें सुनते हुए बाकी तीनों भी काफ़ी एक्साइटेड थी। माशाल्लाह इज़ा, तुम्हारी तो निकल पड़ी मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी आने वाली हर विश पूरी होने वाली है।
अब से तुम जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे वो पूरी हो जाएगी, बस तुम्हें लिखकर इस बॉक्स में रख देना है। जहरीश उसके पास बैठते हुए बताने लगी थी, जबकि वो खुद भी इस गिफ्ट पर हैरान थी। मतलब भैया आप मेरी सारी विशेज़ को पूरा किया करोगे, वो भी इस बॉक्स के थ्रू? वाओ, मेरी तो निकल पड़ी, वो खुशी से नारा लगाते हुए बोली थी और साथ ही पड़ा कापी पेंसिल उठाकर उस पर विश लिखने लगी थी। अरे लड़की सब्र से काम लो, तुम्हारा ही विश बॉक्स है, आराम से घर जाकर लिखना, जहरीश ने उसकी बेताबी को देखते हुए कहा था। अरे नहीं नहीं भाभी, घर जाकर तो और बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी जो माइंड में है वो निकल जाएगा, वो एक्साइटमेंट में बोली तो जरान मुस्कुराते हुए उसके पास ही बैठता उसकी विश देखने लगा था, जो कि वो 5वें ड्रेस थी जो अभी देख कर आई थी मार्केट में। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है जरान भाई, बिल्कुल आपने इसकी सोच के मुताबिक गिफ्ट दिया, ये लड़की बिल्कुल यही गिफ्ट डिज़र्व करती थी, जहरीश ने मुस्कुराते हुए कहा था। अब मैं बहुत सारे गिफ्ट्स लिखूंगी, बहुत मज़ा आएगा, चलिए भाभी घर चलते हैं। वो खुश होते हुए बॉक्स उठाकर उठ खड़ी हुई थी, जबकि उसके खुश होने पर जरान भी खुश हो गया था, जबकि आज पहली बार अरूश को भाई ना होने का दुख हुआ था। काश उसका भी कोई बड़ा भाई होता तो उसकी ख्वाहिश इसी तरह पूरी करता। खैर वो ईसा के लिए भी बहुत खुश थी और अब उठकर वो सब घर जाने लगी थी, जबकि जरान उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आया था और साथ ही साथ वो इबादत को तंग भी कर रहा था। कभी वो इबादत के बाल पकड़ता तो कभी उसका दुपट्टा पकड़कर खींचा था, वो कभी उसे घूरती तो कभी मिन्नत भरे अंदाज में मिन्नत करने पर आ जाती, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनता था, वो तो अपनी ही मस्तियों में मगन था। हाँ, 3 बॉडीगार्ड साथ लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अगले ने रोमांस फेयर कर लिया। बाकी के इशारे कल वलीमे में कर लीजिएगा ना जरान भाई, आज के लिए काफ़ी हो गया, जहरीश ने उसकी बढ़ती हुई हरकतों पर शरारती अंदाज में कहा था। इतनी नज़र कभी अपने शौहर पर भी रख लिया कीजिए जहरीश भाभी, आप तो हमारी दुश्मन बन गई हैं, उसे घूरते हुए बोला था। नहीं, माशाल्लाह से उन पर नज़र रखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, और मेरे ख्याल में आप पर भी नज़र रखने की ज़रूरत मुझे हरगिज़ महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप भी अब जल्दी रुखसी का इंतज़ाम करने वाले हैं, जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है। मैं तो करवाने के लिए तैयार हूँ, आपकी देवरानी ही नहीं मान रही। अच्छी खासी सारी सेटिंग करवा ली थी मैंने, सब कुछ हो गया था कि अचानक इसने इनकार कर दिया, वरना कसम से आपके सामने छुप छुप कर हरगिज़ मुझे इशारे नहीं करने पड़ते, वो बड़े दुखी अंदाज में बोला था। हाँ, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ, ये तो जुल्म कर दिया मेरी देवरानी ने, इसे हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, मैं इस मामले में सिर्फ आपके साथ हूँ, वो दुखी अंदाज में बोली थी। ये जिन्ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा ना, इबादत ने मनना भी नहीं है, बच्ची डरा देती। बस भाभी, मेरे दुख को समझते हुए आप ही मेरे लिए आसानी पैदा कर दीजिए, घर वालों के कान में ये बात डाल दीजिए कि अब लड़की जवान हो गई है, उसे रुखसत कर देना चाहिए, वो मिन्नत भरे लहजे में बोला था, जब इबादत ने उसे घूरा था। गुस्ताख लड़की, शौहर को घूरना भी गुनाह है। भाभी तो कब मैं बारात लेकर आऊँ? वो पूरी तरह से जहरीश की तरफ मुतवज्जा था। सब्र से काम लीजिए देवर हजूर, सब्र से काम लीजिए, हमें दुल्हन को भी तो राज़ी करना ज़रूरी है ना, वरना उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, और मैं कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती हूँ। मतलब फिर मैं आपकी तरफ से इनकार ही समझूं? वो एक बार फिर से मायूसी से बोला था, जबकि जहरीश के साथ साथ इबादत की भी हंसी निकल गई थी। जी हाँ, फ़िलहाल इनकार ही समझे, चलिए भाभी, वरना बातों ही बातों में ये आपको और लेट करवा देंगे। इबादत उसका बाजू पकड़ते हुए उसे बाहर की तरफ ले गई थी। हाँ भाभी, नु ना मना ले। दुख तो मुझे इस बात का है कि बीवी तो है ही निकम्मी, लेकिन भाभी भी अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ, वो बड़े दुखी से अंदाज में बोला था, जिसका असर इन दोनों ने ही ना लेते हुए गाड़ी में बैठ कर उसे बाय बाय कर दिया था। इन्ना बड़ा वकील है बेचारा, अपना केस ही नहीं जित पा रहा कि रुखसी हो जाए। ओ खुदा, मैं तो जरान भाई को बहुत ही कोई सीरियस किस्म का इंसान समझती थी, उनके बारे में इतना कुछ सुन रखा था, बल्कि सुन क्या रखा था, उन्हें तो देखते हुए भी डर लगता था कि इतने ख़तरनाक किस्म के इंसान होंगे, और यहाँ देखो, इनकी बातें सुनते हुए तो लगता ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े केसेस को चुटकियों में हल कर देते होंगे। अरूश उसकी पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस लग रही थी। बस आखिर भैया किसके हैं? इज़ो खुश होते हुए बोली थी। हाय, काश मेरे भी एक ऐसे भैया होते, कसम से मज़ा आ जाता है। इज़ू, तुम्हारी तो मौजें हैं, 4 भाई और चारों ही तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक तुम लोगों की मोहब्बत को नसीबत से बचाए और यूँ ही हमेशा कायम और दायम रखे, मेरी दिल से दुआ है, वो खुश होते हुए बोली थी। आमीन सुम आमीन, उसने खुश होते हुए उसे गले लगाया था। सिर्फ भाइयों की तारीफ़ क्यों करी हो अरिश, इसकी भाभियों की भी तारीफ़ करो, हम तीनों कितनी अच्छी हैं, जहरीश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। सिर्फ आप दोनों अच्छी हैं, मैं कोई अच्छी भाभी नहीं हूँ, मैं इसकी बहन हूँ। इबादत ने फ़ौरन बीच में टांग अड़ाई थी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम तो इसकी बहन भी हो, रिश्ते में इसकी भांजी भी लगती हो। जहरीश ने उसे एक और रिश्ता याद करवाया था। हाँ, नंद भी और खाला भी, इबादत ने कहका लगाते हुए कहा था। उसे घूर कर रह गई थी। मैं कोई खाला नहीं, और ख़बरदार जो तुमने मुझे खाला बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश की, मैं कोई इतनी बड़ी थोड़ी हूँ। ऐसा रिश्ता बदलने पर अच्छा खासा बुरा मना गई थी, जबकि अरूश भी नोट कर रही थी कि वो बारिक, शहीर और ज़बर तीनों को मामू कहकर बुलाती थी, जबकि ज़रान के साथ तो उसका रिश्ता ही अलग था। एमी सारा मूड ख़राब कर दिया। ख़बरदार जो ऐसे मुँह नीचे करके खी की,
मैं किसी की खाला नहीं हूँ। वो बुरा मनाते हुए अपने बॉक्स की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, जबकि इबादत और जहरिश की हंसी ही नहीं रुक रही थी। अरे ये क्या बात हुई? अब जो रिश्ता है वो तो है, वो बदल तो नहीं सकता। तुम मेरी खाला लगती हो रिश्ते में, इबादत ने मज़ीद तंग किया था। तुम मेरी भाभी बनने के काबिल नहीं हो। जाओ, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से नहीं होने दूंगी, वो मुँह बनाकर बोली थी। भाई से तो पूछ लो, बेचारा मिन्नतें करता फिरता हर किसी दियाँ। लो जी, इबादत तुम्हारी तो नैया डूब गई, अब क्या होगा? जहरीश ने फ़ौरन कहा था। अरे अब क्या हो गया? हम बस ऐसे ईज़ू को पकड़ेंगे, ऐसे अपने करीब करेंगे और ऐसे उसके गाल को चूम लेंगे और ये मान जाएगी। वो बड़े प्यार से उसके गाल को चूमती हुई बोली थी। तुम ना मेरी बड़ी प्यारी सी भाभी हो, वरना मैंने तुमसे नाराज़ ही रहना था और मैंने अपने क्यूट से बच्चे को मना लेना था, उसे अपने साथ लगाते हुए बोली थी, जबकि वो भी मुस्कुरा दी थी। ऐसे ईज़ा और इबादत की दोस्ती क्यूट है। वलीमे के लिए कल का दिन मुकर्रर कर दिया गया था। कल हॉल में लोगों का वलीमा था और सब लोगों को ही वो इनविटेशन कार्ड देकर वापस आए थे। लड़कों के काम ख़त्म नहीं हो रहे थे, जबकि लड़कियां अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर चुकी थीं। कल मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है इज़ू। कल मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इज़ू घर आते हुए सोफे पर शायरी के साथ जुड़कर बैठ गई थी, जबकि वो परेशानी से उसके गिर्द अपना हिसार बनाता उसे देखने लग गया। क्या हो गया इज़ू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कल क्या बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ मेरी जान? वो परेशानी से उससे पूछने लग गया था। भैया कल वलीमा है, मैंने इतना खूबसूरत ड्रेस लिया है, मेरे फ़ोटो कौन बनाएगा? मेरा कैमरामैन तो दूल्हा है। तो हो गया ना मेरा कल का दिन बर्बाद। इतनी खूबसूरत ड्रेस है मेरी और मेरे पास कोई तस्वीर बनाने वाला भी नहीं है, वो दासी से बोली थी, जबकि शहीर उसकी प्रॉब्लम को समझ सकता था, बल्कि बहुत अच्छे से समझ चुका था। तो इसको क्या हो गया? कोई और तुम्हारी तस्वीरें बना लेगा? जहरीश उसके साथ बैठते हुए कह रही थी, जब उसे नफ़ी में सिर हिलाया और शक्ल और उदास बना ली थी। बिल्कुल भी नहीं, शायरी भाई से प्यारी मेरी तस्वीरें कोई नहीं बना सकता। अब सहरिश की शादी पर देखा था ना, एक भी अच्छी फ़ोटो नहीं आई थी मेरी। सारी तस्वीरें इस इबादत ने ली थी, वो भी सारी की सारी गंदी गंदी। अपनी सेल्फियाँ इतनी खूबसूरत बनाई थी उसने फ़ौरन शिकायतनामा खोल लिया था। मेरा बच्चा तो क्या हो गया? क्या दूल्हे तस्वीरें नहीं बना सकते? अपने प्यारे से बच्चे के लिए बहुत सारी तस्वीरें खुद बनाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे खुद से लगाते हुए बोला था। हाँ, ये भी आपने ठीक कहा, दुल्हे हैं तो क्या हुआ? मेरा कैमरामैन तो आप ही रहेंगे ना, वो खुश होते हुए बोली थी, जबकि उसके खुश होने पर वो उसके माथे को चूम गया था। बस मेरा बच्चा खुश है, दुल्हाधारी गई बाहर में, दूल्हे का क्या है? वो तो हम कभी भी बन जाएंगे, लेकिन अपनी बहन का कैमरामैन बनना ज़रूरी है, वो उसे अपने साथ लगाते हुए बोला था। जबकि वो खुश हो गई थी कि उसका कैमरामैन किसी भी हालत में उसकी तस्वीरें बनाने को तैयार था। उसे भला और क्या चाहिए था? क्या भाई हैं भाई यार, भाई होते ही ऐसे हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। मेरे खुद के भाई हैं ना, वो माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो छोटी छोटी बात का इतना ध्यान रखते हैं ना। बस अल्लाह पाक सबके भाइयों को सलामत रखे और सब में प्यार मोहब्बत कायम रखे। वो बारिक ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। वीज़ा की शादी किसी भी हालत में दामिया से करवाने के लिए राज़ी नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे भी राज़ी होगा। वो कमरे में दाखिल हुई तो फ़ौरन ही बाबा ने उनकी तरफ देखते हुए बता दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो चाहती हैं कि ये रिश्ता हो जाए। और बारिक के गुस्से से साफ लग रहा था कि वो हरगिज़ किसी कीमत पर ईज़ा की शादी दामिया से करने के हक़ में नहीं है। क्या मतलब है आपकी इस बात का? बारिक को भला इस शादी पर क्यों एतराज़ होगा? मेरा मतलब है वो तुझसे काफ़ी पसंद करता है। मुझे नहीं लगता कि वो इस शादी पर किसी तरह का एतराज़ उठाएगा। क्या वजह बताई है उसने? वो परेशानी से पूछने लग गई थी। वजह यह है कि उसे दामिया ठीक नहीं लगता हमारी ईसू के लिए, और मेरे ख्याल में उसके भाई होने के नाते वो ठीक फैसला कर रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है। हर भाई की तरह वो भी अपनी बहन की भलाई ही चाहता है। उन्हें समझाते हुए बोले थे, क्योंकि बेटे के खिलाफ जाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त उनका बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा था। दामियार बदल गया था, लेकिन फ़िलहाल उस पर यकीन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी तो सोचें ना उसामा, इस तरह के रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं आते। और फिर दामियार कोई गैर थोड़ी है, हमें एक दफ़ा उस पर भरोसा तो करना चाहिए ना। भरोसे लायक है तो नहीं हो। इस तरह से इनकार करना ठीक नहीं। आप आजमा लें उसे, वो जैसे उन्हें किसी भी हालत में मनाना चाहती थी। बात आजमाने की नहीं है बेगम, बात यह है कि हमारा बेटा राज़ी नहीं है इस चीज़ के लिए, और जहाँ बारिक राज़ी नहीं है वहाँ बाकी सबका राज़ी होना भी तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इतना तो आप समझ ही सकती हैं। कल वलीमा होगा, उसके बाद आप अम्मी जान को बता दीजिएगा बारिक के बारे में, ताकि वो खुद ही दामियार को इनकार कर दें और ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाए। बाकी हम दामियार को यकीन दिला देंगे कि रिश्ता हो या ना हो, हमारे और उसके दरमियान जुड़े रिश्ते पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए वह हमारे घर का बेटा है और हमेशा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ आने के लिए उसका इस घर से कोई ताल्लुक़ होना ज़रूरी हो। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। कल वलीमे के बाद मैं अम्मी को बता देती हूँ, बाकी बात वो खुद ही कर लेंगी और वो दामियार को हमसे बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगी। बाकी अगर ये रिश्ता हो जाता तो अच्छा था, लेकिन जहाँ हमारे बेटे नहीं मानते वहाँ के बारे में हमें भी नहीं सोचना चाहिए। वजह से उसामा की बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। उसामा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था, जबकि वो उनके करीब से उठकर सोने की तैयारी करने लगी।
उसकी आंख खुली तो वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उठकर बैठती हुई उसने वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा था, लेकिन वो खुला हुआ था। क्या शहीर रात को घर नहीं आया था? वो परेशानी से सोचने लगी थी। वो काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही थी और फिर आखिरकार थक हार कर सो गई थी। न जाने उसकी वापसी हुई भी थी या नहीं। वो अपनी ही सोचों में मगन उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी थी जब उसे अपने गले पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसे अपने गले पर हाथ रखा तो वहाँ एक खूबसूरत सी गोल्ड चेन थी जिस पर शहीर का नाम लिखा हुआ था। इसका मतलब था शहीर रात को उसके सोने के बाद घर आया था और उसी ने ही ये चेन उसके गले में पहनाई थी। ये चेन बेहद खूबसूरत थी। उसे देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई थी। शायद उसकी नींद खराब होने का सोचकर उसने उसे जगाया नहीं था, लेकिन उसकी तरफ से मिलने वाला ये तोहफा बेहद खूबसूरत था। उसे बहुत पसंद आया था। उठकर आईने के सामने आते हुए उसने खुद को आईने में देखा, जहाँ ये चेन और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। अपनी चेन को हाथों में लेते हुए उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। आज उनका वलीमा था। कल दोपहर में शहीर ने उससे कहा था कि वो उसके साथ कराची चले, उसके बाबा को लेकर आएंगे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि वो अपने बाबा को ना तो लेने जाएगी और ना ही उन्हें कभी यहाँ आने के लिए कहेगी। जो कुछ हो चुका है बहुत है। फिलहाल वो अपने बाबा को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। वो पता नहीं क्या क्या कहना चाहता था, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं मानी थी। आखिर वो भी कब तक लड़ता। उसे खामोश होकर कमरे से निकल गया था और फिर रात को न जाने कब उसने आकर उसे ये चेन पहनाई थी। लेकिन इस खूबसूरत गिफ्ट से मुतासिर होकर वो अपने बाप की बदनामी भूल नहीं सकती थी। हाँ, वो इस शख्स को माफ़ नहीं कर सकती थी। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी ये सच था कि उसका बाप बड़ी महफिल में रुस्वा हुआ था। उसका सिर झुका था सिर्फ उसके एक जुमले की वजह से, और उसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। बेशक उसके बाप ने उसे उसके साथ रुखसत किया था और इस रिश्ते से जुड़े वो अपने तमाम फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक कसक थी जो शायद अब मरते दम तक ख़त्म नहीं हो सकती थी। वो नहाकर बाहर निकली तो शहीर को आईने के सामने खड़ा देखा था। उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसके माथे पर आगे बढ़ते हुए अपने लब रखे थे। गुड मॉर्निंग मेरी जान, यकीनन तुम्हारी रात अच्छी गुजरी होगी। मैं तो बहुत देर से आया था। आज रात को तो डर नहीं लगा तुम्हें? वो बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। नहीं, आज बारिश तो नहीं हो रही थी। मुझे बिजली के कड़कने से डर लगता है। उसे फ़ौरन बताया था कहीं वो ये ना समझ ले कि वो हर चीज़ से खौफज़दा रहती है। अच्छा, मतलब सिर्फ बारिश की कड़क पर ही तुम मेरे करीब आओगी? चलो कोई ना, तुम ना आना, हम खुद आ जाएंगे। खैर, गिफ्ट कैसा लगा? वो बात बदलते हुए बोला था। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है। उसने तारीफ़ करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया तो वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराया था। आखिर पसंद की किसकी है? और मोहतरमा, ये शुक्रिया वाली फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या सारी ज़िंदगी शुक्रिया अदा करती रहोगी? उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने नज़दीक खींच चुका था। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें पॉलर छोड़ने जाना है और तुम्हारे साथ बाकी तीनों को भी। वलीमा तकरीबन 2 बजे शुरू होगा मैरिज हॉल में। उसे अपने नज़दीक करते हुए वो उसके सुर्खनारी गाल पर अपने लबों की मोहर लगाता आहिस्ता आवाज़ में उसे बता रहा था। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था, जबकि उसकी इतनी गुर्बत पर उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरस रहा था, जिसे महसूस करते हुए उसे मज़ीद तंग करता अपनी गिरफ्त उसकी कमर पर और सख्त कर गया था। कल रात मुझे मिस नहीं किया? उसका चेहरा अपनी उंगली से ऊपर करते हुए वो जैसे अपनी मर्ज़ी का जवाब सुनना चाहता था। तुम कोई कोक ऑफ थोड़ी ना गए थे जो मैं तुम्हें पीछे मिस करती रहूँगी। मेरे ख्याल से गालबन तुम कार्ड्स देने गए थे और वापस अपने घर ही आना था। उसने उसे किसी भी तरह की खुशफहमी में डाले बिना कहा था। बेचारी इतनी सुथरी हो गई। बड़ी जालिम हो तुम तो यार, दिल रखने के लिए कह देती कि तुमने मुझे मिस किया है। थोड़ी देर दिल ही खुश हो जाता, लेकिन तुम हमारे इस बेचारे दिल को खुश क्यों करने लगी? बल्कि तुम तो खुश ही होगी, पुरसकून नींद जो सोई हो। वो बुरा मनाते हुए बोला था, जबकि उसके जवाब पर उसने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि ये हकीकत थी। कल रात उसके घर देर से आने पर वो सचमुच में ही पुरसकून नींद सोई थी। यही बात है ना, वो जानने पर बजीद था। ये भी सही कहा तुमने, नींद तो मुझे बहुत अच्छी आई थी। वो बड़े मज़े से बोली थी। सालिम बीवी इस तरह से नहीं कहा जाता। कहा जाता है मैंने तुम्ही को मिस किया था। आइंदा रात को इतनी देर तक बाहर मत रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। बीवियों वाली धमकी दिया करो यार, शादीशुदा वाली फीलिंग नहीं आ रही। वो उसका चेहरा थोड़ी से ऊपर करते हुए आहिस्ता से अपने लब उसके लबों पर रखता शरारत से बोला था, जबकि उसकी जसारत पर वो घबराकर पीछे हटी थी। यार, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई करंट लग गया। जल्दी से तैयार हो जाए, मैं पॉलर छोड़ के आता हूँ। उसे रिलैक्स छोड़ता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि वो भी जल्दी जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल करने लग गई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो जहरिश अपने कपड़े, ज्वेलरी और ज़रूरी चीज़ें एक बैग में रख रही थी। कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं मुझे छोड़कर अपनी बहन के घर तो नहीं जा रही? वो तेज़ी से अंदर दाखिल होते हुए उसके करीब आया था, जबकि जहरिश ने उसे घूर कर देखा था। हद नहीं होगी, मैं पॉलर जा रही हूँ, उसे घूरते हुए बोली थी। अच्छा, ये तैयारी पॉलर जाने के लिए कर रही हो? मुझे लगा कि कहीं मायके जाने की प्लानिंग कर लिया मुझसे छुपते छुपाते। खैर, एक बात तो बताओ कि इतना सारा सामान तुम पार्लर लेकर जाओगी? उसके गिर्द अपना हिसार बनाता हैरानगी से पूछ रहा था। जी हाँ जनाब, ये सारा सामान लेकर मैं पॉलर जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ तैयार होना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस एक ड्रेस है, थोड़ा सा मेकअप का सामान है, ज्वेलरी है, जूते हैं, बस यही कुछ। उसने तफसील से बताया था, क्योंकि बैग काफ़ी बड़ा लग रहा था। अच्छा फिर ठीक है, फिर मुझे कोई मसला नहीं, उसके गाल पर झुकते हुए बोला था।
इसका मतलब है कि अगर मैं मायके जाऊँ तो इसमें मसला है आपको। अगर मैं अपनी बहन के घर रहने के लिए जाऊँगी तो आप मुझे जाने की इजाज़त नहीं देंगे। उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी थी। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर, तुम जानती हो मेरा गुजारा नहीं है। वो साफ अल्फाज में इनकार तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसे ये भी कह गया था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, मतलब वो कहीं नहीं जा सकती। आपी की तबीयत कुछ वक्त से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह से वो आ भी नहीं सकी शहीर भाई के वलीमे पर। तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों उन्हें देखने जाएंगे, वो कुछ उदासी से बोली थी। हाँ, मैंने भी निसार को फ़ोन किया था, वो यही कह रहा था कि उनकी तबीयत अभी तक बेहतर नहीं हुई है। ऐसा करते हैं शहीर और अरूश हनीमून के लिए निकल जाएं, तो हम भी हो आते हैं कराची से। तुम भी अपनी आपी से मिल लेना, इतना वक्त हो गया, वो भी तुमसे मिलने नहीं आ सकी। और हॉस्पिटल कब चलना है? वो अपनी बात मुकम्मल करता अपने कपड़े बेड से उठाने लगा था जब उसकी तरफ देखते हुए बोली। हॉस्पिटल क्यों चलना है? वो परेशानी से उसकी तरफ मुड़ा था। वो दरअसल मुझे चेकअप करवाना है, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। ऐसा कौन सा चेकअप करवाना है तुमने जो तुम्हें इतनी शर्म आ रही है मुझे बताते हुए? वो उसके करीब आता, उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू फैलाता, उसे अपने और करीब कर चुका था। वो समझ जाए ना, आप मुझसे ज़्यादा सवाल मत किया करें, छोड़े, मुझे बाहर जाना है। वो अपनी बात मुकम्मल करती कमरे से ही भाग गई थी, जबकि बारिक मुस्कुराते हुए खुशगवार सी हैरत में मुब्तला हो गया था। इज़ा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं हर तरफ तुम्हें ढूंढ रही हूँ। शहीर मामू बुला रहे हैं, हमें पॉलर छोड़ने जाना है ना। उन्होंने इबादत उसे ढूंढते हुए छत पर आई थी जहाँ वो अकेली बैठी यकीनन रो रही थी। तुम रो रही हो पागल लड़की, ये क्या बचपना है? हद होती है किसी चीज़ की। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम उस आदमी से डरती नहीं हो, दूसरी तरफ तुम घर में किसी को कुछ बताती नहीं हो, और फिर यहाँ कभी एक जगह छुप कर रोती हो तो कभी दूसरी जगह। इबादत परेशानी से उसके करीब बैठते हुए कहने लगी थी। तरस आ रहा है मुझे तो बेचारी सा पे। इबादत, आज वो फिर से वहाँ होगा ना सबके बीच। मैं जितना उससे छुपना चाहती हूँ, जितना उससे भागना चाहती हूँ, उतना ही मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरह उसकी वो हरकत बुलाऊँ, किस तरह से सब कुछ नॉर्मल करूँ। मैं अपने आप को उसके सामने मजबूत ज़ाहिर करती हूँ, लेकिन उसकी वो मुस्कुराहट, वो घटिया फितरत, मुझे डर लगता है उससे। अगर उसे दोबारा से मौका मिल गया तो क्या मैं हर बार अपनी इज्जत बचाऊंगी? वो परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए बोल रही थी, आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। तुम इस बारे में मत सोचो, तुम्हारे 4 भाई हैं जो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह की परेशानी करने की। तुम्हारे हर मसले का हल तुम्हें मिल जाएगा। देखना, जिस दिन तुम्हारे भाइयों को पता चलेगा ना उस शख्स की हकीकत, खुद हर मसले का हल निकाल लेंगे। तुम किस मसले का हल इबादत? अरे यहाँ पर कौन सी बातें चल रही हैं? शहीर जो इज़ा को ढूंढते हुए छत पर आया था, इन दोनों को इस तरह से छुप कर बातें करते देख ना चाहते हुए भी उनकी बातें सुन चुका था। भैया आप यहाँ? वो उठकर खड़ी होती हुई अच्छी खासी कन्फ्यूज़ हो गई थी। मुझे बस ये बताओ कि अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर तुम दोनों में कौन सी बातें हो रही थी? वो काफ़ी सख्ती से पूछने लग गया था। अपनी बहन के आंसू उससे साफ नज़र आ रहे थे। अरे हम तो यही कह रहे थे कि वलीमे पर लेट हो जाएंगे, अभी तक तो हम पॉलर भी नहीं गए, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। वो जल्दी से इबादत का हाथ पकड़ती उसे लेते हुए नीचे की तरफ चली गई थी, जबकि शहीर समझ चुका था कि वो कुछ तो छुपा रही है, लेकिन क्या, ये तो उसने जानना था। आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो उसकी बहन की आंखों में आंसुओं की वजह बन गई थी? ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो रो रही थी? वो किसके बारे में बात कर रही थी? उसे किसी से डर लगता था? कौन था वो शख्स जो उसकी बहन को डरा रहा था? उसे जानना था, और किसी भी हाल में जानना था, क्योंकि वो अपनी बहन के आंसुओं को बेमोल नहीं कर सकता था। हुन पता लगेगा दामियानो। वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। इस वक्त वो बहुत खुश था। इतने दिनों के बाद वो अजीज़ा को देखने वाला था। 2 दिन से वो अपने बिज़नेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। पीछे पता चला कि मुबशर को 2 दफ़ा दादी ने फ़ोन किया था। अब उसकी क्या वजह हो सकती थी उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन शायद उन्होंने उसे रिश्ते के बारे में कुछ बताने के लिए फ़ोन किया हो। उसका दिल तो किया था वो फ़ोन करके बात कर ले, लेकिन फिर सोचा कि वो वहीं जाने वाला है, वो रूबरू उनसे मुलाकात करके इस बारे में पूछ लेगा, जो कि ज़्यादा बेहतर था। उसे यकीन था वो लोग इस रिश्ते के लिए हरगिज़ इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में बज़ाहिर कोई बुराई नहीं थी, और वो अपने आप को इतना काबिल तो समझता ही था कि कोई भी उसे रिजेक्ट ना कर पाए। हाँ, इड्डा तो कमीना। और वैसे भी वो बारिक को बिज़नेस में इतना बड़ा प्रॉफिट दे चुका था कि हरगिज़ उसके साथ किसी तरह का पंगा नहीं ले सकता था, वरना उसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। वैसे वो अपने साले को किसी तरह का नुकसान देना नहीं चाहता था, वो तो बस एक रिश्ता बनाना चाहता था। ये अलग बात थी कि उसे रिश्ता सिर्फ और सिर्फ फ़िज़ा के साथ बनाना था, बाकी किसी के साथ नहीं। एक दफ़ा उसकी फ़िज़ा के साथ शादी हो जाए, बाकी सब जाएँ बाढ़ में। वो मज़ीद ये फॉर्मेलिटीज़ और झूठे ड्रामे नहीं कर सकता था। वो अब तक ये सब कुछ सिर्फ फ़िज़ा की वजह से ही बर्दाश्त कर रहा था, और अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। एक दफ़ा शादी हो जाए तो वो इन सारे चक्रों से बाहर निकलने वाला था। अपनी तैयारी पर एक भरपूर नज़र डालते हुए उसने बाहर की राह ली थी। वो तो शादी तो तुम्हारी बहुत अच्छे से होगी, टेंशन क्यों ले रहा है? अस्सलाम वालेकुम दादी जान, कैसी हैं आप? उनके सामने झुकते हुए खुशगवार अंदाज में बोला था, जबकि उसे देखकर वो भी खुश हो गई थी, इतने दिनों के बाद जो मिल रही थी।
ड्रामा करन दे वाड़ता है दाम्यार नूं दई बंदा। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे, खुश है मेरा बच्चा। उसके गालों को चूमते हुए से अपने साथ लगाती बेहद खुशी से कह रही थी। जीने की वजह दे दे, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी खुश रहूँगा। उसने मुस्कुराते हुए उनके साथ ही अपनी जगह बनाई थी। बात तो चलाई है घर में, अब देखती हूँ कब तक जवाब मिलता है। तुम परेशान मत, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह। उसे उम्मीद दिलवा रही थी। अच्छा, क्या अब तक सिर्फ बात ही हो रही है? तो आप मुझे फ़ोन क्यों कर रही थी? मुबश्शिर ने बताया कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने 2 3 दफ़ा फ़ोन भी किया है। वो हैरानगी से पूछने लगा था। तुमसे बात करने का दिल कर रहा था, इसीलिए बार बार फ़ोन कर रही थी। तुम भी तो दूसरे मुल्क जाने से पहले बता कर नहीं गए ना? बता कर जाया करो। बूढ़ी दादी और तो कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हारी खैरियत की दुआएं ही मांग सकती है। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। यार, दादी के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। ये दामेयार पे मुझे बहुत तप चढ़ती है फिर। जबकि उसका मूड ख़राब हो गया था। उसे लग रहा था शायद इन लोगों ने कोई जवाब दे दिया है, इसीलिए बार बार उन्हें फ़ोन कर रही हैं। इंशाल्लाह दादी, अगली दफ़ा जाने से पहले आपको बता कर जाऊँगा। बाकी सब लोग किधर हैं? उसने उठते हुए पूछा था। हाँ, वो सब लोग बाहर होंगे। लड़कियां तो वहाँ तस्वीरें बना रही हैं और मेरा प्यारा सा दूल्हा कैमरामैन बना हुआ है। देखो, उन्होंने ऊपर सीढ़ियों की जानिब इशारा किया था, जिसके आगे ईज़ा खड़ी तस्वीरें बनवा रही थी। हाय बारिक, कैसे हो तुम? बारिक के वहाँ अचानक आने पर उसने खुशगवार से लहजे में पूछा था। जबकि बारिक का जवाब इतना खुशगवार आया नहीं था। उसने नॉर्मल से अंदाज में अपनी खैरियत बताते हुए उससे पूछी थी। उसका इतना लिया दिया अंदाज उसे समझ में नहीं आया था। जबकि वो दादी से कुछ कहकर वापस बाहर की तरफ चला गया। जब थोड़ी देर के बाद ज़बर उसे हॉल में मैनेजर के साथ बातें करते हुए नजर आया। वो सब भी मसरूफ़ लग रहे थे, इसीलिए वो भी शहीर की जानिब आ गया था। हाय यंग मैन, क्या हो रहा है? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछने लगा तो वो मुस्कुराकर उससे गले मिला था। जबकि ईज़ा का मूड ख़राब हो चुका था, जो इस वक्त पर्पल कलर की फ़्रॉक में बेहद हसीन लग रही थी। ये ज़रान भैया अभी तक क्यों नहीं आए? मुझसे तो कह रहे थे कि मैं सबसे पहले हॉल पहुंच जाऊंगा, बल्कि हॉल का दरवाज़ा भी मैं ही ओपन करूंगा। मैं देख के आती हूँ उन्हें। इससे पहले कि उसे मुखातिब करता वो फ़ौरन वहाँ से निकल चुकी थी। हाँ, तो शहीर दुल्हे मियाँ, आपके क्रिकेट करियर का क्या होगा? मेरा मतलब है, अब क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हो तुम? शादी के बाद भी जुनून वहीं पर है या ख़त्म हो गया? उससे बातें करने लग गया था। जुनून तो है दाम्यार भाई, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी तो समझनी पड़ेगी ना। अब शादी हो चुकी है तो मेरे ख्याल में आगे के बारे में सोचना चाहिए। पीछे क्या रखा है? कोशिश करूँगा, अगर नसीब में हुआ तो ठीक है, वरना बाबा का बिजनेस तो है ही। वो बड़ी समझदारी से जवाब देते हुए इसे लिए टेबल पर बैठ गया था। जब ज़बर भी उनके पास आकर बैठ गया, वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। तुम्हारी जॉब बहुत टफ है ज़बर, मानना पड़ेगा। तुम्हें देखकर मुझे हैरत होती है कि इतना मुश्किल काम तुम करते कैसे हो? वो ज़बर की तरफ देखते हुए वो बोला तो वो मुस्कुराया था। मुश्किल तो नहीं कह सकते, और वैसे भी जो काम मुल्क के लिए किया जाए उसमें कौन सी मुश्किल होती है? वो मुस्कुरा कर बोला था। तुम्हें मुल्क से मोहब्बत है, राइट? उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा तो उसने बड़े फ़ख्र से अपने सीने पर हाथ रखकर सिर को झुकाया था। और जनाब का शादी के बारे में क्या ख्याल है? तुमसे छोटा घोड़ी चढ़ गया, तुम अब तक कवारे बैठे हो। भाई, इस हिसाब से तो आप इससे भी बड़े हैं। आप भी तो कवारे बैठे हैं। आप भी जल्दी शादी के बारे में सोचिए, आपके पीछे पीछे ये भी घोड़ी चढ़ जाएंगे। वो तोपों का रुख उसकी तरफ करते हुए बोला तो दाम्यार कहका लगाकर हंसा था। हमने अर्जी डाली हुई है, दुआ करो मंजूर हो, फिर इंशाल्लाह तुम्हें अपनी शादी की बिरयानी खिलाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला था। उत्तर जिन्हें तो दुआ करवा रहे हैं ना, सारा तो बड़ी मुसीबत इन्हें नहीं खड़ी करनी है। आमीन आमीन, मेरी दुआ है कि वो दिन जल्द ही आए और आपने जो अर्जी डाली है वो मंजूर हो जाए, ताकि हमें भी शादी के बारे में सोचने में कोई बड़ी वजह मिल जाए। यकीन करें, आप सबको शादीशुदा देखकर मुझे ज़रूर कवारेपन की फीलिंग आएगी। फिर मुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। वो साइड पर रखे हुए टिफ़िन को खोलता उसमें से खाना निकालते हुए बोल रहा था। जबकि दाम्यार ने उसे हैरानगी से देखा था। ये तुम क्या कर रहे हो ज़बर? अभी थोड़ी देर में खाना खुल जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लो। ये तुम खाना क्यों लेकर आए हो अपने साथ? वो परेशानी से पूछने लगा था। भूख के बहुत कच्चे हैं जनाब, इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जब इन्हें भूख लगती है तब ये भूख में पागल हो जाते हैं। इनकी पहली मोहब्बत तो इनका खाना पीना है, बाकी सब कुछ तो बाद में आता है, क्योंकि अगर इन्हें एक दिन भूखा रखा जाए तो ये मरने वाले हो जाते हैं। और फिर भाई, आपका तो गुस्सा देख लें जो भूख में निकलता है। अस्तगफिरुल्लाह, शैतान भी तौबा करता होगा। वो उसे खाते देखते हुए बोला। जबकि ज़बर के बारे में ये राज जानकर वो काफ़ी खुश लग रहा था। जबकि ज़बर किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर आराम से अपना खाना खा रहा था। सॉरी भाई, मुझसे ड्रामे नहीं होते कि मैं कम खाता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ। ना तो मैं कम खाता हूँ और ना ही मैं भूखा रह सकता हूँ। भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और भूख में तो मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। अगर तुम्हारी बीवी को खाना बनाना ना आता हुआ और तुम्हारा ट्रांसफ़र किसी ऐसे एरिया में हो गया तो क्या करोगे? वो हंसते हुए पूछने लगा था। तो सिखा कर ले जाऊँगा, और क्या मैं भूखा नहीं रह सकता? और दूसरी बात, मैं बाहर का खाना खाता भी नहीं हूँ। खाना मैं सिर्फ घर का खाता हूँ। इसलिए एक और राज बताया तो दाम्यार फिर से कहका लगाकर हंसा था। मतलब कि तुम्हारी बीवी तुमसे शादी करके बहुत बुरे तरीके से फंसने वाली है? वो हंसते हुए बोला तो ज़बर ने सिर्फ कंधे उचका दिए थे। हाँ, शायद ऐसा ही है। आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने भाइयों की तरह बहुत ज़्यादा अमीर हरगिज़ नहीं हूँ।
ना तो मैं ज़रान भाई की तरह वकालत में बहुत पैसे कमाता हूँ, ना ही बारिक भाई की तरह मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, और ना ही बारिक द बिजनेसमैन के आगे जॉब करके मैं शहीद की तरह महीने का 5 लाख कमाता हूँ। भाई एक सरकारी ऑफिसर हूँ, और सरकारी ऑफिसर की तनख्वाह के अंदर ही मेरी बीवी को काम करना होगा। बेचारी को कोई मुलाजमा नहीं मिलेगी अगर ट्रांसफ़र हुआ तो, वरना घर पर तो वो मेरी तरह मेरे बाप के पैसे ही उड़ाएगी ना। ज़िंदगी तो मस्त चल रही है दामियार भाई, जितना मर्जी कमा लो, खाने के लिए तो अब भी बाप ही देता है। उसने जैसे सारे मसले का हल ही निकाल कर एक तरफ कर दिया था। अल्लाह करे तुम्हारा ट्रांसफ़र कभी भी ना हो, और शादी के बाद तो बिल्कुल भी कभी ना हो, वरना तुम्हारी बीवी के लिए सिर्फ अफसोस ही करना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब से उठा था, जबकि जहाँ ज़बर कंधे उचकाकर अपना खाना खाने में मसरूफ़ हो गया था, वहीं शहीर अब उसे मज़ीद तंग करने लग गया था। मगालते ठीक है, ज़बर ने भी फंसना ही है आगे जाके। यार ये पॉलर वाली ने जो लिपस्टिक लगाई है ना, मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही, मैं इसको चेंज करके आती हूँ। वो इबादत के साथ तस्वीरें बना रही थी जब इबादत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था, हाँ ना, मैंने वहीं पर कहा था कि तुम्हें इतनी ज़्यादा डार्क लिपस्टिक सूट नहीं करेगी, तुम चेंज करके आ जाओ, तब तक मैं यहीं रुक कर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। इस जगह बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। वहीं सीढ़ियों पर बैठते हुए बोली थी जब इबादत बैग से लिपस्टिक निकाल कर साथ ही बने वॉशरूम की तरफ चली गई थी। वो वॉशरूम में दाखिल होते हुए जल्दी जल्दी लिपस्टिक चेंज करने लगी थी ताकि जल्दी से वापस बाहर जाकर उसके साथ तस्वीरें बना सके। हाँ, ये अच्छी लग रही है मुझ पर। उसने सामने लगे आईने में एक नज़र खुद को ठीक से देखा था। खुले बालों में वो खूबसूरत से मेकअप के साथ और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी, जबकि ये फ़्रॉक ईसा ने उसके लिए पसंद की थी, जो उसे खुद भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। ये कलर हमेशा उस पर सूट करता था। वो अपनी तैयारी से मुतमिन होकर वापस बाहर जाने लगी थी। वो तेज़ी से वॉशरूम से निकलती सीधी वापस हॉल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी थी जब उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी थी, यूं तो मुड़कर देखने की आदत नहीं मुझको, तुम्हें देखा तो सोचा एक बार और देखा जाए। आवाज़ ने जैसे उसके कदमों में बेड़ियां सी डाल दी थी। उसकी निगाहें खुद ब खुद शर्म से झुकने लगी थी। क्या तारीफ़ करूं तेरी हसीन सूरत की मेरे यार, लफ्ज़ कम पड़ने लगते हैं तेरी मासूमियत देखकर। वो उसके बेहद करीब आते हुए आहिस्ता से उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाता उसके कान में गुनगुनाया था, वकील केस लड़ने तो अलावा ये शायरी भी कर लेंदा, क्या बात है। ज़रा सब लोग बाहर आए, कोई आ जाएगा। उसने जगह का एहसास दिलाना चाहा था। अगे पिछे बड़ा एहसास होया जड़ा हुण कर लेगा। नहीं भाता किसी और का चेहरा बिन निगाहों में, तुझे देखना और देखते रहना दस्तूर बन गया है। उसके गाल पर अपने लब रखते हुए वो उसी अंदाज में बोला था, सरान प्लीज़ कोई आ जाएगा, सब लोग बाहर हैं और ईज़ा भी बाहर ही है। वो परेशानी से उसे बताने लगी थी, लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। वो एक झटके से उसे कमर से घुमाकर अपने साथ जोड़ चुका था। हम तो फना हो गए उनकी एक झलक देखकर, न जाने हर रोज़ आईने पर क्या गुजरती होगी। इस दफ़ा अब अपना जुमला मुकम्मल करते ही उसके लबों पर झुकते हुए उसके लबों पर अपने लबों की मोहर लगा गया था, जबकि वो सांस रोक के खड़ी थी और वो उसके लबों पर अपनी गिरफ्त सख्त करता अपने हवास खोने लगा था। उसकी मदहोश कर देने वाली कुर्बत में वो अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए पूरी तरह से उसे खुद में कैद कर चुका था। सरान प्लीज़ समझने की कोशिश करें, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। उसकी पनाहों से अपना आप छुड़वाने की कोशिश में बेहाल होते हुए बोली थी, एक शर्त पर छोड़ूंगा, अभी जाकर दादी से कहोगी कि तुम रुखसती के लिए तैयार हो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो अगली मुलाकात तुम्हारी मेरे बेडरूम में होगी और बहुत ख़तरनाक होगी। पिछली दफ़ा की तरह नरमी से हरगिज़ पेश नहीं आऊँगा मैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अपने जज्बात को मज़ीद लगाम नहीं लगा सकता, और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरे इन बेलगाम जज्बात को सुकून पहुँचाओ, ना कि मेरी बेबसी पर खुशियाँ मनाओ। अभी जाकर दादी से कहो कि तुम रुखसी के लिए तैयार हो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसका चेहरा अपने एक हाथ में दबोचे काफ़ी सख्ती से बोल रहा था। बच्चे दा बस बर्दाश्त का लेवल जवाब दे रहा हूँ। इबादत में मान जाना चाहिए यार कि या कल तुम्हारी गलती को ये सोचकर माफ़ कर चुका कि तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, वरना कल जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा मिल सकती थी। फ़िलहाल तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम जाकर दादी को वो कहोगे जो मैं चाहता हूँ। उसकी कमर में अपना हाथ मज़ीद मजबूती से हायल करता हुआ उसे अपने मज़ीद करीब करते हुए बोला था, ठीक है मैं जाकर अभी कहती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। वो फ़ौरन मान गई थी, जबकि वो जानता था उसके दिमाग में कोई ना कोई ऊट पटांग सोच तो चल रही है। अगर तुमने मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश की तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। उसे छोड़ते हुए बोला तो अगले ही लम्हे बाहर भाग गई थी, जबकि उसका टीका वहीं पर गिर गया था। लड़की, ये अपने सजने संवरने के सामान लेकर जाओ, वरना मेरे जज्बात फिर से बेलगाम हो जाएंगे। वो पीछे से बोला था, लेकिन अब वो उसके हाथ नहीं आने वाली थी, इसलिए फ़ौरन वहाँ से भाग निकली थी। हाँ कि अपना टीका लेने आई दोबारा से पकड़ी जाए। वो भागते हुए ईज़ा तक पहुँची थी, वो जो वहीं सीढ़ियों पर दोनों हाथों में चेहरा रखे उसका वेट कर रही थी। या इलाही, इबादत ये क्या डिज़ाइन बना कर आई हो तुम? लिपस्टिक ठीक करने गई थी और ख़राब करने के लिए, उसके चेहरे को देखते हुए बोली थी, जबकि ज़रान की हरकत को याद करते हुए वो अगले ही लम्हे चेहरा फेर चुकी थी। जबकि ज़रान को आते देखकर भागते हुए ईज़ा उसके सीने से लगी थी।
ईज़ा ये क्या अपने साथ चुड़ैल रखी हुई है तुमने? क्या हालत बना के रखी है तुमने लड़के? जाकर अपना मुंह साफ करके आओ। उसका चेहरा साथ लगी खिड़की के शीशे की तरफ करते हुए ईज़ा को लेकर अंदर चला गया था, जबकि अपने होंठों की हालत देखती वह अपने चेहरे पर हाथ रखती वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। चुड़ैल दी ये हालत भी जिन नहीं की थी। चुड़ैल होगी इनकी बीवी, मुँह बनाते हुए लिपस्टिक साफ करने लगी थी। अरे बीवी तो मैं हूँ, कहाँ से चुड़ैल हो गई मैं? चुड़ैल होगी इनकी वो सुपर मॉडल चिपकू किस्म की दोस्त ज़ेबाइश खान। मैं तो इतनी प्यारी हूँ, उसने खुद को शीशे में देखते हुए सोचा था, फिर लिपस्टिक ठीक करती बाहर निकल गई थी। वलीमे की रस्म शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही दुल्हन को बाहर लाया जाने लगा था। शहीद स्टेज की तरफ नहीं था, बल्कि वहीं अपने जानने वालों के साथ खड़ा बातें कर रहा था, जब उसका ध्यान सामने की तरफ गया, जहाँ इबादत और ईसा उसकी दुल्हन को थामे लेकर आ रही थी। पिंक कलर के खूबसूरत से लहंगे में वो आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। वो वैसे भी उसके लिए हूरी थी, और जिस अंदाज में उसे लाया जा रहा था वो किसी रियासत की मलका महसूस हो रही थी, और उस पर फूलों की बरसात की जा रही थी। हर तरफ फूल ही फूल बिखरे जा रहे थे, जबकि जो रास्ता उसके लिए बनाया गया था वो पूरी तरह से शीशे का था। उसके दोनों अतराफ पर लगाए गए खूबसूरत लंबे लंबे गमले और गमलों में मौजूद वो गोल शेप के खूबसूरत से फूल जो खूबसूरती में अपनी मिसालाब थे। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत महसूस हो रही थी वो थी इस हॉल की खूबसूरत डेकोरेशन। हर तरफ शीशे की डेकोरेशन की गई थी, और सारे ही शीशे गोल शेप में थे, और इनके किनारों पर लगाए जाने वाली फूलों की बेलें जो सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग की थी। यकीनन ये सब स्पेशली इन लोगों के वलीमे के ड्रेस के हिसाब से की गई थी, क्योंकि अरूश का लहंगा लाइट पिंक कलर का था, जबकि वो वाइट 3 पीस सूट में था। उनकी हर चीज़ को प्रॉपर एक थीम दी गई थी, जो यकीनन उसके वलीमे की दावत को यादगार बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करने वाली थी। ओ दुल्हे मियाँ, हमारी भाभी को बाद में देख लेना, पहले स्टेज पर जा। उनका हाथ थाम कर उन्हें ऊपर भी तो करना है ना। देख कैमरामैन खड़ा कब से इशारे कर रहा है तुझे। उसके करीब खड़ा दोस्त बोला तो वो फ़ौरन हाँ में सिर हिलाते हुए स्टेज की तरफ बढ़ चुका था, और फिर ऊपर चढ़ते हुए उसे अपने हाथ आगे किया था, जिसे आहिस्ता से थामते हुए वो ऊपर चढ़ी थी। कैमरे वाले भैया, आप जल्दी से तस्वीरें बना ले, फिर हमने रस्म करनी है, ईज़ा ने कैमरे वाले को देखते हुए कहा था। हाँ, अच्छे अच्छे पोज बनाइएगा, फिर रस्म होनी है। इबादत ने भी ईज़ा की ही बात दोहराई थी, जबकि वो अपनी जेब खाली करने के लिए थोड़ा सा मुँह बना गया था। हाँ हाँ भाई, अच्छी तस्वीरें बनाओ, फिर लड़कियों ने रस्में करनी है और पैसे निकलवाने हैं दूल्हे से। बारिक भी वहीं आते हुए बोला था, जो ब्लैक 3 पीस में अलग से ही जच रहा था, जबकि उसने बारिक को घूर कर देखा जो उसकी खूब नकल उतार रहा था। बेटा आए तो तू बचकर दिखा दे, फिर मानूंगा तुझे। देखो इबादत, एक पैसा नहीं छोड़ना इसकी जेब में। तुम लोगों को बता रहा हूँ, वो इन दोनों को वार्न कर रहा था, जबकि वो तो वैसे भी घर से ही इरादा करके आई थी कि उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं छोड़ेंगी। अब तो जैसे उन्हें खुली छूट मिल रही थी, और वो पूरी तरह से तैयार थी उसको कंगाल करने के लिए। अरे भाई, आप फिक्र ही ना करें, आप लोगों ने क्या हमें एम ही समझा है? एक भी पैसा लेकर गए ना घर तो नाम बदल देना, ईज़ा ने फुल जोश में कहा था, जबकि कैमरामैन उनकी बात को समझते हुए जल्दी जल्दी उनकी डिफरेंट पोज में तस्वीरें बनाने लग गया था। वलीमे की रस्म मुकम्मल हो रही थी, जबकि वो उदास सा बैठा था, क्योंकि इन लड़कियों ने वाकई उसकी जेब में एक पैसा नहीं छोड़ा था। 5-6 रस्में तो ऐसी थी जिनका कोई नामो निशान ही नहीं था, बल्कि इस दुनिया में वजूद ही नहीं था, बल्कि आज ही दरियाफ्त हुई थी, लेकिन उसे सारी की सारी अदा करनी पड़ गई थी, सिर्फ और सिर्फ बारिक की वजह से, जो कह रहा था कि उसकी शादी में भी 4-5 रस्में तो दरियाफ्त की गई थी, वो भी उसकी शादी वाली डेट पर, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कह सका था। उसे मजबूर होकर पैसे दे दिए थे, और तो और उसके 5-6 महीनों की तनख्वाह निकल चुकी थी यहाँ पर। वो तो शुक्र है कि बारिक ने हनीमून का गिफ्ट दे दिया था, वरना हनीमून पर जाने के लिए शायद उसे एक साल की तनख्वाह लेनी पड़ती। अब पता नहीं क्या सोच कर इन लड़कियों ने उसे बख्श दिया था। वो लोग तो 20 लाख से नीचे आ ही नहीं रही थी। इतनी मुश्किल से उसने अपनी गुर्बत का रोना रो रो कर इनको निपटाया था, वरना बारिक तो 1 साल की तनख्वाह देने के लिए भी तैयार था एडवांस में, और एक दफ़ा वो एडवांस से देता तो फिर काम तो गधों की तरह करवाता था, और वो हरगिज़ अपनी जान को मुश्किल में नहीं डाल सकता था। इसलिए उसने पहले तो बारिक के सामने हाथ जोड़े थे कि उसे एडवांस तनख्वाह नहीं चाहिए, और फिर बाबा की मिन्नतें की थी, जो थोड़े से नखरे दिखाने के बाद आखिर उसके हक़ में थोड़ी सी बेहतरी कर चुके थे। जबकि ईसा और इबादत तो अमीर होकर कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी, और इसमें कोई शक नहीं था कि आज वो दोनों बहुत अमीर थीं। मुझे इंसाफ चाहिए अभी, और इसी वक्त मुझसे छोटा वलीमा खिला रहा है, और मैं अभी तक बीवी की रुखसी के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। दादी मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे मेरी बीवी दीजिए। यार यदि भी कोई सुन लो। वो दादी के पास आता ज़मीन पर उनके कदमों में बैठ गया था, जो क्या छलके आसमानी रंग के जोड़े में पूरी तरह से ईसा की पसंद के मुताबिक तैयार थी, जबकि इबादत और ईसा वहीं बैठी पैसे गिन रही थी। उसके आने पर एकदम से अलर्ट होकर सीधी हुई थी। मेरी तरफ से तो हाँ ही हाँ है मेरी जान, मैं तो कहती हूँ अभी ले जाओ, लेकिन इसकी मर्ज़ी के साथ। बिना मर्ज़ी के तुम इसे कहीं नहीं लेकर जा सकते, दादी ने फैसला सुनाया था। दादी अगर ऐसी बात है तो पूछे इससे अभी के अभी, पूछें कि रुखसी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। एक दफ़ा इनकार करे, फिर देखिएगा कैसे इसके सारे पुर्जे टाइट करता हूँ मैं। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला तो इबादत को देखने लगी थी।
देखिए दादी कैसे बातें कर रहे हैं आपके सामने, मुझे डांट रहे हैं। इबादत ने फ़ौरन मासूम सी शक्ल बनाई थी। मैं कहाँ डांट रहा हूँ, मैं तो दादी से बात कर रहा हूँ, तुमसे तो मैंने कोई बात ही नहीं की है। वो फ़ौरन बदल गया था। हाँ सच तो था, उसने तो उससे कुछ नहीं कहा था। जो भी कह रहा था दादी से कह रहा था। दादी लड़की ना सिर्फ आपको और मुझे उल्लू बना रही है। आप सिर्फ पूछें इससे रुखसी चाहती है या नहीं चाहती। अब इनकार किया तो पक्का वादा 6 महीने से पहले नहीं पूछूंगा। उसी की तरफ देखते हुए बोला तो दादी ने एक दफ़ा फिर से इबादत की तरफ देखा था। वो अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। अगर वो यहाँ इनकार कर देती तो उसका मान टूट जाता और वो इस शख्स का मान नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके जज्बात का मुकाबला करना भी तो उसके बस से बाहर था। वो बेलगाम इंसान उसके सांसें मुश्किल में डाल देता था। बेचारी इबादत गाल लेती भी ठीक है, बंदा इसका भी आउट ऑफ कंट्रोल ही है। दादी इससे कहें मेरे साथ डील कर ले, अपनी कोई भी 3 शराइत मुझसे मनवा कर रुखसी के लिए हाँ कर दे। इससे पहले कि वो कुछ कहती ज़रान बीच में बोल पड़ा था। वाओ इबादत, 3 शर्तें, वो भी तो ज़िंदगी कर भर के लिए मनवा सकती है। देखियो बैठे बैठे इनकार मत करना, सोच समझ कर फैसला कर। मेरा भाई ज़िंदगी भर के लिए तेरी 3 शर्तें पूरे करेगा। मेरा वादा, मेरी गारंटी भी है साथ में। मेरी बात मानकर हाँ कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल, इज़ा की गारंटी है, मैं अपनी बात से इनकार नहीं करूँगा। तुम कोई भी 3 शर्तें मुझसे मनवा कर रुखसी करवा सकती हो। वो फ़ौरन बोला था जबकि वो उसे देखते हुए सोच रही थी। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, उसने ज़रा सख्ती से कहा तो मुँह बना गई थी। दादी इनसे कहें मुझे टाइम दें 1 हफ्ते का, मैं सोच कर तीनों शर्तें बताऊँगी। उसने कुछ सोचते हुए फैसला किया था। नहीं दादी, कोई 1 हफ्ते का टाइम नहीं मिलेगा। 3 शर्तें बताएं, इसी वलीमे पर रुखसी करवाएं, बात ख़त्म। वो उसे देखते हुए बोला तो दादी कुछ कन्फ्यूज सी उसको देखते हैं तो कभी इबादत को देखती। दादी भी फंसी हुई हैं बेचारी। नहीं ना दादी, मुझे वक्त चाहिए। इस तरह बैठे बिठाए थोड़ी ना फैसला हो जाएगा। मैं आराम सुकून से तीनों शर्तें सोच कर रुखसी लूँगी। मुझे कौन सा ऐसा मौका रोज़ रोज़ मिलना है। वो किसी भी हालत में उसके हाथ आने को तैयार नहीं थी। चलो क्या याद करोगी, वक्त तुम्हें वक्त, वो भी पूरे 1 हफ्ते का। तीनों शर्तें सोचो और उसके लिए हाँ करो। 1 हफ्ते के बाद मैं बारात लेकर आऊँगा। वो जैसे फैसले को अंदाज में बोला था। ऐसे कैसे बारात लेके आएंगे, पहले मेरी शर्तें तो सुने। इस तरह से थोड़ी ना होता है। मैं पहले ठीक से वादा लूँगी, शर्तें बताऊँगी, उसके बाद अगर वो मंजूर हुई तो रुखसी होगी ना दादी। देखें आपके सामने बैठकर अपनी बात पर कायम नहीं रह रहे। वो दादी की तरफ देखते हुए बोली थी। तुम्हारी शर्त कोई भी क्यों ना हो, मुझे तुम्हारी रुखसी चाहिए, बस फैसला हो गया। आहो जिन्ना तावला होया इन्हों बस रुखसी चाहिए, भावें मरन नूं कह दे। इज़ा ऐसा नहीं होता ना, इनको क्या पता मैं क्या शर्तें रखने वाली हूँ। हो सकता है मेरी शर्तें इतनी मुश्किल हों कि ये पूरी ही ना कर सकें। वो बिज़ा को बीच में घसीट रही थी। 4 ड्रेसेस दिलाऊंगा, उसको कह दो 2 हफ्ते के 4 ड्रेसेस दिलाऊंगा, इसको कह दो हफ्ते के बाद रुखसी है। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। चलो जी, ईज़ा तो रिश्वत लग गई। 4 नहीं 5 ड्रेसेस लूँगी और इबादत रुखसी हो जानी चाहिए। और कितना बड़ा होना है तुमने, 22 साल की हो गई है, बस इतना काफ़ी है। अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए और मैं अपने भाई के साथ 1 हफ्ते के बाद बारात लेकर आऊँगी। वो चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए बेवफा होने का सबूत दे रही थी। वो तो अपनी सहेली को देख कर रह गई थी जो सिर्फ 5 ड्रेस में उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रही थी। अल्लाह पाक तुम्हें समझाए ईज़ा, तुम्हारी सहेली की ज़िंदगी का फ़ैसला तुम 5 सूट में कर रही हो। उसे ईज़ा को गैरत दिलानी चाहिए थी। यार दोस्त होते किस लिए, ज़रूरत के वक्त काम आने के लिए। थैंक यू सो मच, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। देखो कैसे ज़रूरत के वक्त मेरे काम आ रही हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। मतलब वो 5 सूट तुम्हारे लिए ज़रूरी है और तुम जो मुसीबत के वक्त मेरे काम नहीं आ रही उसका क्या। मुझे लगा था तुम आज मेरा साथ दोगी। आखिर तुम मेरी दोस्त हो और ये मेरी बहन है, ये मत बोलो। इससे पहले कि वो उसे मज़ीद इमोशनल ब्लैकमेल करके उसकी बात से उसको पलटाते, उसने बीच में बोलना ज़रूरी समझा था। बेवफा धोखेबाज हो। वो ज़रान की तरफ देखने की बजाय ईज़ा की ही तरफ देखते हुए बोली तो उसने मुंह बना लिया था। मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं यहाँ से उठ जाती हूँ। बारात वाले दिन मुझे बुला लीजिएगा, उदासी से कहते हुए वहाँ से उठी थी, जबकि वो तो इस ड्रामा क्वीन के ड्रामे देखती वापस दादी की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, जो उनकी बातें सुन सुनकर हंस रही थी। हाँ आप हंस लें, वो नाराज़गी से बोली थी। अच्छा मैं नहीं हंसती, तू बता कौन सी शर्तें रखेगी तू। ज़रान तेरी सारी शर्तें मानेगा, दादी ने बड़े प्यार से कहा था। सोचकर बताऊंगी, अब बैठे बैठे थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। वो मुंह बनाती टेबल से उठती वापस स्टेज की तरफ चली गई थी, जबकि ज़रान ने मुस्कुराते हुए दादी को खुशी से अपने सीने से लगा लिया था। चलो यदि भी नैया पार लगन वाली हुण बेचारे दी हो जाए रुखसी बस। अल्लाह अल्लाह करके वलीमे की तकरीब ख़त्म हुई तो वो लोग वापस घर की तरफ आ गए थे। दुल्हा और दुल्हन को पहले ही घर भेज दिया गया था, जबकि बाकी सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आए थे। नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते कमरे में, हमें पैसे देने पड़ेंगे। वो दोनों कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। तुम लोग मुझे पहले ही बहुत लूट चुके हो, मेरे पास एक पैसा नहीं है। यार रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाना है, मैं थक गया हूँ, कपड़े चेंज करने हैं। तुम्हें पता है मैं इन कपड़ों में कितना इरिटेटेड होता हूँ, वो ईज़ा को समझाते हुए बोला था, जबकि ईज़ा तो आज उसकी किसी बात को कोई अहमियत ही नहीं दे रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, पहले पैसे दीजिए फिर ही आपको अंदर जाने दूंगी, उसकी तरफ देखते हुए नाराज़गी से बोली थी। यार ईज़ो मेरे पास जितने थे सारे तो तुमने ले लिए, चलो अपनी जेब से निकाल कर मुझे दो, मैं तुम्हें वापस करता हूँ।
अच्छा यार उधार दे दो, 5-6 महीनों के बाद वापस कर दूंगा। तो उसने अपना बैग पीछे छुपाया तो उसने डबल करने वाले अंदाज में कहा, तो उसने डील करने वाले अंदाज में कहा था कितने महीनों के बाद वापस करेंगे और एक्स्ट्रा चार्जेस कितने होंगे। वो जल्दी उसकी बातों में आ गई थी। मैं तुम्हें 4 महीनों के बाद वापस करूँगा और 10% एक्स्ट्रा, वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोला। इसे 10% नहीं, हम 20% एक्स्ट्रा लेंगे। इबादत ने दिमाग लड़ाया था। हाँ ठीक हो गया, 20% एक्स्ट्रा लेंगे हम। वो अपने बैग से नोटों की गड्डी निकालते उसे देती हुई बोली थी, जबकि वो पैसे उन्हीं को थमाता उन्हें कमरे के दरवाजे से हटाते हुए अंदर चला गया था। यार आज तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। वो खुश होते हुए उसे कमरे में बेचकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी, क्योंकि इतने सारे पैसे इन दोनों ने मिलकर बांटने भी तो थे, हाफ हाफ लेने थे दोनों ने। भैया की 3 शर्तों में से एक शर्त लिख लो, 50 लाख, 25-25 दोनों लेंगे। उसकी तरफ देखते हुए बोल रही तो उसने घूर कर उसे देखा था। खबरदार जो मुझे बल्ली का बकरा बनाया इन सब चीज़ों के चक्कर में। वो फ़ौरन उसे घूरते हुए बोली, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला कर रह गई थी। मतलब वो कोई ना कोई उल्टी सीधी सोच रखती थी। वो कमरे में आया तो देखा आज उनका कमरा काफ़ी सजा हुआ था। हर तरफ गुलाब के फूलों की पत्तियां बिछाई गई थी, जबकि बेड पर चारों तरफ फूलों की खूबसूरत लड़ियां भी बेलों की सूरत लगाई गई थी। सामने ड्रेसिंग टेबल पर खूबसूरत फूलों से जगह को कवर किया गया था और वो आईने के सामने खड़ी काफ़ी थकी हुई लग रही थी। उसे आते देखकर उसने आहिस्ता से बेड पर जगह बनाई तो वो भी उसके पास ही आकर बैठ गया था। बहुत ज़्यादा थक गई हो ना? सच कहूँ तो मैं भी बहुत थक चुका हूँ। इतना थका देने वाला फंक्शन था, मुझे नहीं पता था दूल्हा बनना इतना मुश्किल होता है। सच कहूँ तो तुमसे ज़्यादा थकावट हो रही है। तुमने तो इतना भारी लिबास पहन रखा है, इतनी ज्वेलरी मेकअप कैसे लेकर चल रही हो ये सब कुछ? जाओ जाकर चेंज करके आओ और सो जाओ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तुम होकर आओ, फिर मैं चेंज करने जाना है। वो जो ये सोच रही थी कि वो उसकी थकावट का एहसास करेगा भी या नहीं, उसके इस तरह से कहने पर वो उसने तशक्कुर भरी निगाहों से देखती उठ गई थी। तुम जाओ पहले चेंज कर लो, मुझसे ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हारे बाद चली जाऊँगी। कुछ सोचते हुए वो वापस पलट कर बोली थी, नहीं नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हारे बाद होकर आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों को देखकर मुझे और ज़्यादा थकावट का एहसास हो रहा है और ख़ुद को ना कोई जालिम जाबर किस्म का इंसान समझ आऊँ, क्योंकि तुम्हारे लिए इतने भारी ड्रेस मैं पसंद करके लाया था। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें इस ड्रेस में कैद कर दिया हो। प्लीज़ तुम जाओ, जल्दी से चेंज कराओ, बिल्कुल इसी हो जाओ और आकर तुम सो जाओ, क्योंकि मुझे चेंज करने में ज़्यादा वक्त लगने वाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम पीछे बद्दुआएं देती रहो। वो बोला तो बिना कुछ भी कहे उठकर वॉशरूम में बंद हो गई थी और उसकी सोच के आन मुताबिक उसने वापसी तकरीबन आधे घंटे में की थी। वो अपना मेकअप साफ़ करते, ड्रेस उतारते, ज्वेलरी संभालते तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगा चुकी थी और उसके इतनी देर से आने पर उसने किसी तरह का कोई इतराज़ नहीं उठाया था, बल्कि उसके आने पर वह उसका शुक्रिया अदा करता खुद वॉशरूम में घुसने लगा था। चलो अब जल्दी से बिस्तर में घुस जाओ, बहुत सर्दी है, तुम सोने की कोशिश करो, तब तक मैं अपने आप को इस दुल्हे वाले गेटअप से निकालता हूँ। वो वॉशरूम में बंद होते हुए बोला था, जबकि वो फ़ौरन बिस्तर में घुसते हुए आंखें बंद कर गई थी। उसे कब नींद ने आ गिरा उसे खुद भी पता नहीं चला था, लेकिन जितनी उसकी थकावट थी यकीनन उसको सोने में 2-3 मिनट का ही वक्त लगा होगा, क्योंकि उसने सोने से पहले कुछ सोचा नहीं था, सिर्फ कलमा तैयबा पड़ा था। छोड़ दो मुझे प्लीज़, छोड़ दो मुझे प्लीज़, छोड़ दो, ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो प्लीज़, छोड़ दो मुझे। वो ख्वाब में चिल्ला रही थी जब इबादत की आंख खुल गई। वो फ़ौरन भागकर उसके पास आते हुए उसे जगाने लगी थी। जिस दिन से ये वाक़या पेश आया था ऐसी कोई रात नहीं गुजरी थी जब इसा खौफ से ना बड़बड़ाई हो। प्लीज़ जागो मेरी जान, कुछ नहीं है, देखो कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ तुम डर रही हो, उठो देखो कोई नहीं है यहाँ, प्लीज़ जाग जाओ। वो मुसलसल उसे झंझोड़ते हुए बोल रही थी। वो फ़िज़ा की हालत में सच में मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो जब अचानक फ़िज़ा की आंख खुल गई और आंख खुलते ही वह जैसे किसी बुरे ख्वाब से जाकर उसके सीने में छुप सी गई थी। मेरी जान तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। वो उसका चेहरा थामते हुए उसे यकीन दिला रही थी, जबकि वो खौफ से बुरी तरह लरज़ रही थी। कुछ नहीं है, कोई नहीं है, आराम से सो जाओ, इधर मेरे पास। वो उसे अपने पास करते हुए खुद भी उसके साथ ही लेट गई थी, जबकि वो उसका डर कम करने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। वो इतनी ज़्यादा खौफज़दा थी कि नींद में जाते हुए भी रो रही थी। फ़िज़ा की हालत देखते हुए इबादत बहुत परेशान थी। ये बात किसी से छुपाने वाली नहीं थी और जिस तरह से फ़िज़ा ज़हनी तौर पर इन सब चीज़ों का शिकार हो रही थी वो बहुत परेशान थी इसको लेकर। वो समझ नहीं पा रही थी वो इस बारे में किसको बताई। फ़िज़ा के सो जाने के बाद उसने देखा पानी का जग बिल्कुल खाली था। वो परेशानी से जग उठाकर बाहर की तरफ चल दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फ़िज़ा से ये सब छुपाकर सही कर रही है या गलत कर रही है। वह जिस तरह जहनी दबाव का शिकार थी उसे यही लग रहा था कि उसे घर वालों में से ये बात छुपानी नहीं चाहिए और वह सबको इस बारे में बता देना चाहती थी। बहुत हो चुका था, आखिर कब तक वह इस तरह जहनी दबाव का शिकार रहती। कुछ सोचते हुए वो पानी का जग लिए बाहर आई थी जब उसने कमरे के बाहर शहीर को परेशानी से खड़े देखा। इबादत तुम इतनी परेशान क्यों हो, ठीक तो हो ना, तुम रो रही थी क्या? वो उसकी भीगी आंखें देखता परेशानी से बोला था, जबकि वो खुद को पोज करने की कोशिश करते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो
खैर से किचन से पानी बनने जा रही थी, उसे देखते हुए पूछने लगी थी। वो दरअसल दिन में ईज़ा रो रही थी ना, पता नहीं मुझे क्यों लगा जैसे ईज़ा कुछ डरी हुई है, कुछ घबराई हुई है। और अब मैं अपने कमरे में था ना, तो अचानक आँख खुल गई, तो सोचा ईज़ा को देख कर आ जाता हूँ। वो ठीक है ना, पता नहीं क्यों मुझे कुछ वो ठीक तो है ना, पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिन से ना अजीब सा महसूस हो रहा है। जब सुबह वो तुम्हारा हाथ पकड़ कर नीचे ले गई, इबादत प्लीज़ अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं इस वक्त से सुकून महसूस नहीं कर पा रहा। इज़ा बज़ाहिर तो बहुत खुश नज़र आ रही है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। आज दोपहर में जब मैं उसकी तस्वीरें बना रहा था, तब भी मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन तब भी उसने मेरी बात को नज़रअंदाज करके मुझे तस्वीरों पर फोकस करने के लिए कहा। मैं तस्वीरें ना बनाने के लिए बहानेबाजी कर रहा हूँ, इसीलिए फ़िलहाल मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो रो रही है, इसीलिए मैं इस तरफ आ गया। वो ठीक तो है ना? खून का रिश्ता था, आखिर तकलीफ़ कैसे ना होती। वो जानती थी कि वो उस दिन से ही इस बारे में सोच है, और उसे यकीन था वो उससे इस बारे में पूछने की कोशिश ज़रूर करेगा, और वो पूछ भी रहा था। शहीर मामू, वो दरअसल मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं आपसे, और ना ही अब मैं मज़ीद कुछ छुपा सकती हूँ। दामियार ने ईज़ा के साथ रेप करने की कोशिश की है, और वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहती, क्योंकि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अगर दामियार की हकीकत वो दादी के सामने लेकर आती तो न जाने क्या हो जाता, इसीलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। और वो खुद जैसे अंदर घुट घुट कर सांस ले रही है। वो ठीक नहीं है शहीर मामू, सबके सामने वो सबको अपना आप नॉर्मल ज़ाहिर करती है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी हालत बहुत ख़राब है, और उसने मुझे कसम दी हुई है कि ये बात मैं कभी भी किसी को ना बताऊं। शायद मैं आपको इस बारे में ना बताती, लेकिन शायद उसकी हालत देखकर मेरे लिए अब ये नामुमकिन हो जाए। वो ठीक नहीं है। वो परेशानी से उसे बता रही थी, जबकि उसकी गर्दन पर वाज़िया होती रगें और बंद हाथ की मुट्ठी को देखते हुए उसने आगे बढ़कर उसके हाथ को थाम लिया था। मैं आपको गुस्से को समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ईसा और दादी को जहन में रखते हुए ही कोई फ़ैसला कीजिएगा। आप उसकी ताकत बने, उसकी कमज़ोरी नहीं। ईसा ने ये बात हमसे क्यों छुपाई है, उसे ये बताना चाहिए था। ये कोई मामूली बात थी क्या? वो काफ़ी गुस्से से बोला था। नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है, मैं जानती हूँ बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो किसी को इस बारे में बताती तो क्या आप नहीं जानते कि क्या हो सकता था? दादी की जान जा सकती थी, हम अपनी दादी को खो सकते हैं। उसने बहुत समझदारी से किसी को ना बताने का फ़ैसला किया था, लेकिन अब ये समझदारी उसके लिए ज़हनी अजियत बनती जा रही है। और वो दामियार, वो कुछ कहते कहते रुक गई जब उसने सुर्ख आंखें उठाकर इबादत को देखा था। और वो बेगैरत इंसान हम सब में पुरसुकून होकर घूम रहा है, लेकिन अब उसका सुकून तबाह कर दूंगा, जान से मार डालूंगा उसे, चीर कर रख दूंगा उस कमीने को। उसने मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? वो गुस्से से आपा होने लगा था, जबकि इबादत परेशानी से उसे देखने लग गई थी। इबादत, ईसा ने हमसे ये छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसकी गलती को मैं सुधारूंगा, इस दामियार को जहन्नम वासिल करके। वो गुस्से से कहता सीढ़ियाँ उतरने लगा था, जब उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी थी। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आपको मेरी कसम है, आप एक और कदम नहीं उठाएंगे। ईसा की आवाज़ ने उसके कदमों में जैसे बेड़ियाँ सी डाल दी थी। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी भैया। ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं, खासकर दादी को तो हरगिज़ नहीं। आपको मेरी कसम है भैया, ये बात आप यहीं पर ख़त्म कर देंगे। फ़िलहाल इसको यहीं रहने दीजिए। अगर आप अपनी बहन की खुशियाँ चाहते हैं तो दोबारा इस चीज़ का जिक्र नहीं होगा मेरे सामने। उसके करीब आते हुए उसके सीने पर सर रखते हुए बोली थी। भैया, आप किसी को कुछ नहीं बताओगे ना? आपको आपकी बहन की कसम है, ये राज राज ही रहना चाहिए। उसके सीने पर सर रखते हुए बोल रही थी, जबकि वो उसके बालों पर लबरकता आंसू बहा रहा था। कितनी तकलीफ़ सही थी उसकी बहन ने, कितना कुछ बर्दाश्त किया था, और इतने वक्त से वो सब कुछ बर्दाश्त करती, ये सब कुछ अपने दिमाग में रखती, खुद को जहनी मरीज़ बना रही थी। क्या फ़ायदा था चार भाइयों का? क्या फ़ायदा था इन चारों की पावर का, जब वो अपनी बहन की हिफाजत तक नहीं कर पाए थे? उफ़, शहीर के आंसू। आप अपने कमरे में जाएं और सो जाएं प्लीज़। इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। कसम खाएंगे आप इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे? वो उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए बोली, तो वो कसम खाए बगैर ही अपना हाथ उठाता अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया था। उसके हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह अपनी ही बहन की कसम का शिकार हो जाएगा। लेकिन ये मामला वो ख़त्म नहीं कर सकता था, और ना ही वो ये मामला जाने दे सकता था। उसकी बहन की इज्जत पर हाथ डाला गया था, और हरगिज़ वो उस शख्स को माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो दामिया शाह को उसके किए की सज़ा ज़रूर देने वाला था। बनती भी है उस लानती दी बगैरत शख्स। वो 3 गाड़ियों के साथ उनके घर के अंदर दाखिल हुआ था। आज इतवार था, यकीनन वो सब लोग ही घर पर मौजूद कल के वलीमे के फंक्शन की थकन उतार रहे थे। वो अपनी गाड़ियों से निकलते तमाम मुलाजमाओं को अंदर आने का इशारा करते हुए उनके हाथों में मौजूद सामान को वहीं रखने का कह चुका था, जबकि वो उसके हुक्म को बचा लाते जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते एक तरफ होकर खड़े हो गए थे। दामियार बेटा, तुम ये सब कुछ क्या है? वो परेशानी से बड़े बड़े बैग्स और बड़े बड़े थाल देख रहे थे, जिनके ऊपर सुर्ख रंग का मलमल का कपड़ा था। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं है रिश्ता किस तरह से लिया जाता है, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे यही कुछ बताया है कि रिश्ता इस तरह से मांगा जाता है, तो मैं अपना रिश्ता लेकर आया हूँ।
आपके घर में वैसे तो दादी ने बात चला ही दी है, लेकिन मैं खुद अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहता था। उसने थाल पर से कपड़ा हटाने का इशारा किया था, जिसमें मौसम के लिहाज से लवाजमात, कपड़े, ज्वेलरी और इस तरह की कई चीज़ें थी। ये सब कुछ क्या है? बाबा कमरे से निकलते हुए परेशानी से पूछने लगे थे, जबकि चचा जान भी उनके साथ ही बाहर आए थे। दामियार इज़ा का रिश्ता लेकर आया है, अम्मी ने पीछे की तरफ देखते हुए इनसे कहा था। जी मैं आपकी बेटी इज़ा का रिश्ता लेकर आया हूँ, उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, जब अचानक ही ध्यान ऊपर सीढ़ी पर खड़े बारिक की तरफ क्या था, जो गुस्से से उसे देख रहा था। अभी तो जब बारिक को सच पता चलेगा कुछ उम्र निकलेगा इधर। जबकि अपने कमरे से बाहर निकलता शहीर भी उसके आखिरी अल्फाज सुन चुका था। इससे पहले कि बारिक कुछ कहता, वो गुस्से से सीढ़ियाँ उतरता, उसके गिरबान को पकड़कर उसे घसीटता हुआ एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार चुका था। चंगा होया, एक और मार। वो बफरा हुआ शेर बना उसकी तरफ आया था और उसे घसीटते हुए घर से बाहर तक लाया था और फिर धक्का देने वाले अंदाज में से घर की हदूद से बाहर किया था। शहीर दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या तरीका है? वो हमारे घर का मेहमान है। बाबा गुस्से से आगे बढ़ते हुए उसे रोकना चाहते थे, बस उनकी तरफ देखते हुए हाथ उठाता उन्हें चुप करवा चुका था, जबकि उसका अंदाज़ ऐसा था कि अभी चीर फाड़ कर रख देगा। ये मेहमान नहीं है, हमारे घर की हदूद में दाखिल हुआ हैवान है, जिसे मैं आज जिंदा इसी ज़मीन में काट दूंगा। वो धाड़ा था। क्या लगता है तुम्हें, मेरी बहन के साथ ज्यादती करने की कोशिश करने के बाद तुम मेरे घर में उसका रिश्ता लेकर आओगे और हम तुम्हें फूलों की माला पहनाएंगे? हमारे घर की वो बच्ची जिसके सामने ऊंची आवाज़ में बात करने से पहले हम 100 दफ़ा सोच लेते हैं, उसके साथ ऐसी गिरी हुई घटिया हरकत करके तुम उसका रिश्ता लेकर यहाँ आए हो? घटिया इंसान, तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने इतना इंतहाई कदम उठाया। मरने जा रही थी, वो खुदकुशी करने जा रही थी बाबा। वो इसके घर से गिरी नहीं थी, बल्कि अपनी आबरू बचाने के लिए उसने हराम रास्ता अपना लिया था, सिर्फ इस दरिंदे से अपनी इज्जत बचाने के लिए। जी हाँ, ज्यादती करने की कोशिश की ऐसे हमारी इज़ू के साथ, वो पीछे मुड़ता चिल्लाते हुए बोला था, जबकि बाबा को तो जैसे उसकी बात पर यकीन ही नहीं था। उन्होंने हैरानगी से सीढ़ियों से उतरती इबादत और ईसा को देखा था, जो खामोशी से सिर झुकाती एक तरफ होकर आंसू बहाने लगी थी। अम्मी तो अपने लबों पर हाथ रखे तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते उसे अपने आंचल में छुपा चुकी थी, जबकि शहीर एक दफ़ा फिर से दामियार की तरफ आया था, जो अपने होंठों से खून साफ करता यकीनन ये तमाशा ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। डीड कमीना बगैरत लानती, हले भी इन्हें फ़र्क नहीं पै रहा। गलत किया था ईसा ने, उसे ये सब कुछ बताना नहीं चाहिए था। सब कुछ छुपा हुआ था। वो इज्जत से उसके साथ रुखसत हो जाती, मामला यहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन नहीं, उसे इन सब चीज़ों में अपने भाइयों को शामिल करके गलत किया था। हाँ, तू घटिया हरकत की थी, वो गलत नहीं सी कमीने। ज़रा सी बात को तमाशा क्यों बना रहे हो शहीद? मेरी नीयत ख़राब थी, तब बहक गया था। हाँ, मैं नशे में था, इसीलिए तब रिश्ता लेकर आया हूँ, इज्जत से मांग रहा हूँ। उसके एक बार फिर से उसका गिरेबान पकड़ने पर वो गुस्सा तो हुआ, लेकिन फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, वो ये मामला बिगाड़ना नहीं चाहता था। बड़ा ही ढीठ है भाई, कितने टौर से बता रहा है अपने करतूत कमीना। क्या क्या बकवास की तूने नशे में मेरी बहन के साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा था, और ये बात तेरे लिए ज़रा सी है, इसका तमाशा मैं बना रहा हूँ। बेटा, तमाशा तो तेरा बनेगा। ये मत सोचना कि हम अपनी इज्जत की खातिर खामोश हो जाएंगे, हरगिज़ नहीं। जो तूने किया है वो किसी और की बहन बेटी के साथ नहीं होने देंगे। बेशक हमारी बहन के लिए ज़िंदगी भर कोई अच्छा रिश्ता ना आए, लेकिन तुझ जैसे हैवान को तेरे अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। वो बेहद गुस्से से बोला था, जबकि बाबा ने परेशानी से पहलू बदला था। बारिक संभालो इस मामले को, शहीद जज्बाती हो रहा है। अगर ये बात ज़बर या ज़रान के बीच चली गई तो मसला और बढ़ जाएगा। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो बारिक, जो कब से मुठ्ठियाँ पीछे खड़ा था, एक नज़र उन्हें देखता बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था। उन्हें यकीन था बारिक इस मामले को संभाल लेगा। बारिक, तुम तो समझदार हो ना, समझाओ इसे, ये पागल हो गया। मुझसे गलती हुई है और अपनी गलती को सुधारने ही ये रिश्ता लेकर आया हूँ। जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस वक्त मेरी नीयत ख़राब थी, लेकिन अब मैं मेरी बहन से मोहब्बत करता हूँ, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा, उसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। समझाओ इसे, ये मामला अगर बिगड़ा तो बहुत बिगड़ जाएगा। मेरी जो बदनामी होगी उसकी परवाह नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो हूँ ही बदनाम। आज एक के साथ कल दूसरे के साथ मेरा नाम जुड़ा ही रहता है। बहुत बड़ा कारनामा से अंजाम देता तो इन्हें खुशी ना दाच रहे हैं। तुम लोगों की बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दामियार अब भी बहुत लाइट ले रहा था इस मामले को। वो बस किसी भी तरह ईसा से शादी करना चाहता था और इस मामले को बढ़ाना चाहता ही नहीं था, जबकि शहीर का गुस्सा इस बात का गवाह था कि वो आज उसे उसकी टांगों पर जिंदा वापस नहीं जाने देगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये मामला बिगड़ा तो बात सिर्फ हमारी बहन के बारे में होगी। बारिक उसके करीब आते हुए बोला था, जबकि शहीर ने गुस्से से बारिक की तरफ देखा था, जबकि वो शहीर को एक तरफ हटाते हुए एक ज़ोरदार तमाचा दामियार के मुँह पर मार चुका था। अच्छा हुआ खोर ला, लेकिन जो तुमने हमारी बहन के साथ किया वो हम किसी और की बहन के साथ नहीं होने देंगे। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को छूने की? वो सबके सामने जाहिर कर रही थी कि वो खुश है, सबके सामने वो अपने आप को नॉर्मल दिखा रही थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। मैंने उसे छुप छुप कर रोते देखा है,
तेरी वजह से अपनी बहन को अजियत में देखा है और तू कहता है इस मामले को नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये मामला अब कहाँ कहाँ जाएगा ये तू भी देखेगा और तेरी ये नाम नहाद शोहरत भी। तुझे क्या लगा अपनी बहन की बदनामी के डर से हम पीछे हट जाएंगे और तुझे जीतने देंगे? कभी नहीं। हम खामोश थे अपनी दादी की वजह से, वरना तुझ जैसे बेगैरत को अपने घर के अंदर आने देना ही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुझे क्या लगता है मैं तेरी रूटीन नहीं जानता? दादी के सामने एक्स्ट्रा शरीफ मासूम बनकर घूमने वाला असल ज़िंदगी में कैसा है हमें नहीं पता। एक एक लम्हे की खबर रखता था मैं तेरी, एक एक सेकंड की खबर थी तेरी ड्रामेबाजियाँ इस घर में और फिर बाहर की अयाशियाँ सब पता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है दाम आशा। और फिर जब बाबा ने मुझे बताया कि तू रिश्ता लेकर आया है, फिर तो मैं तुझ पर और भी नज़र रखी। आखिर पता तो करना ही था ना कि मेरी बहन का रिश्ते लाने वाला आखिर है किस काबिल। और तूने अपनी औकात दिखाई, हर मुकाम पर दिखाई, लेकिन मैं फिर भी खामोश रहा, सिर्फ अपनी दादी की वजह से। लेकिन जब दादी को पता चलेगा ना कि तूने ये सब किया है, तब उन पर क्या बीतेगी ये तो खुदा जानता है। लेकिन तेरी ज़िंदगी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, याद रख। और बाबा आपने कहा कि ये खबर ज़रान और ज़बर तक नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? इसके साथ जो इस शख्स ने किया है उसके बाद भी आप इस मामले को यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए कि बेटी की बदनामी से डरते हैं। आप तो याद रखिए, आज आपकी बेटी है, कल ना जाने कितनों की बेटियां होंगी। अपनी बेटी की खातिर दूसरों की बेटियों को बर्बाद ना करें, आपकी भी एक बेटी है। और तुम गेट आउट, क्योंकि अगली मुलाकात अदालत में होगी, क्योंकि मैं तुझ पर अपनी बहन के साथ ज़्यादती करने की कोशिश में और उसे जान से मारने के इल्ज़ाम में केस करवा रहा हूँ। और मेरा वकील ज़रान शाह है, और जिस थाने में वो तुझे रखवाएगा ना वो ज़बर शाह का है। और तुझे पता चलेगा कि तूने किसकी बहन पर हाथ डाला है। वो गुस्से से बोल रहा था, जबकि दामियार में मज़ीद बर्दाश्त नहीं थी, इसे सर चटकता शराफत का चोला उतार चुका था। बारिक ने तो अच्छी सुनाई है, होने को पता चलेगा। हाँ भाई कर ले जो करना है। और दामियार शाह तुम लोगों से डरता नहीं है। वो क्या है ना कि औकात देख कर भौंकना चाहिए। ऐसे कितने ही केसेस मुझ पर हुए हैं, लेकिन खबर भी बाहर नहीं निकली। तुम लोग क्या उखाड़ लोगे मेरा? यार तुम लोग खुशकिस्मत हो जो तुम लोगों के घर रिश्ता लेकर आए, तुम लोगों की बहन से शादी करने की ख्वाहिश की, लेकिन तुम लोग के ड्रामे ही ख़त्म नहीं हो रहे। खैर वट एवर, जो मर्जी करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये लड़की दामियार शाह की दुल्हन बनेगी। और इस बात पर दामियार शाह आज मोहर लगाता है। दूर फिट्टे मुँह। यार बड़े लानती बगैरत शख्स है, इन्हें शर्म नहीं आ रही इन्ना कुछ करन तो बाद भी कैसे शान से कह रहा है मेरी है। दिने तेनों कमीने नूं इस घर में बारात लेकर आऊँगा और तुम सब अच्छे सालों की तरह अपने बहनोई का वेलकम करोगे और अपनी बहन का हाथ मेरी हाथ में दोगे। और एक और बात, आज का ये दिन दामियार शाह कभी अपनी ज़िंदगी से भूलेगा नहीं, याद रखना। मेरी ज़िंदगी में आने वाला अगला दिन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन तुम लोग दोबारा अपनी बहन की शक्ल देखने के लिए तरसोगे। ये दामियार शाह का वादा है तुमसे, एक एक मुलाकात के लिए तड़पा करोगे तुम लोग, मिन्नतें किया करोगे, तरस करके तुम लोगों की बहन का दीदार होगा। ये दामियार शाह ऐलान करता है। कॉन्फिडेंस देख लो इड्डा तो मालिक, ना लड़की राजी, ना लड़की के भाई राजी, ना फैमिली वाले राजी। ये वक्रा ही मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा। अब भाई तेरे को आते जाए। वो जाने अभी क्या क्या बोलने वाला था जब शहीद ने आगे बढ़ते हुए उसे ज़ोरदार धक्का दिया था। तुम्हारा एक ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा दामियार शाह, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और अब अगली मुलाकात अदालत में होगी। वो गुस्से से दरवाज़ा उसके मुँह पर बंद करते हुए वापस अंदर आए थे, जहाँ वो अब तक अपनी माँ के सीने से लगी रो रही थी। बारिक ने आगे बढ़ते हुए उसे अपने सीने में छुपा लिया था। क्यों ईज़ा, क्यों छुपाया हमसे? ये कोई छोटी सी बात थी क्या? क्यों के लिए सब कुछ रहती रही? तेरी आंखों में उदासी पड़ तो रहा था, लेकिन कभी वजह नहीं पूछी। ये सोच कर क्या हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो तो अपने भाई को बता ना सके। उसे अपने सीने से लगाए मायूसी से बोल रहा था। उसकी बहन उससे इतनी बड़ी बात छुपा सकती थी, अब तक कि यकीन नहीं आ रहा था। भैया दादी के लिए, अगर दादी को पता चल जाता तो वो भी बोल ही रही थी जब अचानक उसे दादी का ख्याल आया। दादी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती तेज़ी से दादी के कमरे की तरफ भागी थी और उसके साथ ही वो सब लोग भी आए थे। उसने दरवाज़ा खोला तो दादी को वहीं बैठ के करीब ज़मीन पर बेहोश पड़े पाया। उसने आगे बढ़ते हुए दादी की नब्ज़ चेक की, जो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। यकीनन वो सब कुछ सुन चुकी थी और उनकी हालत इन सब के हाथ पैर फुला गई थी। बारिक तेज़ी से उन्हें ज़मीन से उठाए हुए अपनी बाहों में बढ़ता बाहर भागा था, जबकि शहीद जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए बाहर पहुंचा था। जबकि उन्हें जल्दी से गाड़ी में डालते हुए वो हॉस्पिटल की तरफ निकले थे। दादी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, यकीनन वो अपने सयाश पोते की हकीकत से वाकिफ़ हो चुकी होंगी। जबकि वो सब लोग अब सिर्फ एक ही दुआ कर रहे थे, या अल्लाह दादी को ज़िंदगी दे। दामियार साहिब आप ठीक तो है ना? वो गुस्से से घर के अंदर दाखिल होता हर चीज़ को तोड़ फोड़ रहा था। सामने रखे शीशे की मेज़ के ना जाने कितने टुकड़े हो चुके थे, जबकि उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरी दुनिया को आग लगा दे, ख़त्म कर दे, तहस नहस कर दे। इन लोगों की औकात क्या थी कि उसे थप्पड़ मारते या उसको इस हालत में पहुंचाकर घर से धक्के मार कर निकालते? क्या औकात थी इन लोगों की? दामियार शाह था वो, और अब दामियार शाह के साथ पंगा लिया था इन लोगों ने, तो वो इज़्ज़त से रिश्ता लेकर गया था। अगर वो चाहते तो इज़्ज़त से अपनी बहन को रुखसत कर सकते थे उसके साथ, लेकिन उन्होंने मामला बढ़ाया था तो वो इस मामले को निपटने के लिए तैयार था।
औकात याद करवाऊंगा इन शाह ब्रदर्स को। अब इन्हें पता चलेगा कि किसके साथ पंगा लिया है। पहले इनकी छोटी छोटी गलतियां नज़रअंदाज कर दी थी, लेकिन अब नहीं। इज़ा उसामा शाह सिर्फ और सिर्फ दामियाश शाह की है और उसे उसके भाइयों से छीन कर हासिल करूँगा। सारी ज़िंदगी मिलने के लिए तड़पेंगे, उसकी शक्ल देखने के लिए तरसेंगे। इज़ा तो अब दामिया शाह के निकाह में आएगी और किसी भी कीमत पर आएगी। अब अगर इन लोगों ने मुझे ज़िद दिला दी है तो फिर इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि दामिया शाह हर चीज़ छोड़ सकता है, लेकिन अपनी ज़िद, अपना जुनून नहीं। और इज़ा और शामा शाह उसकी ज़िद और जुनून दोनों बन चुकी थी। इंतहाई कोई ढीठ बंदा है, अपने कीते ते शर्मिंदा होने की बजाय हुण ज़िद्दां आ गईं। अब उसे दामिया शाह की ज़िंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो जानता था कि उसका बस एक ही वार काफ़ी है शाह ब्रदर्स के लिए, लेकिन फ़िलहाल वो सामने से किसी तरह के वार का इंतज़ार कर रहा था। वो इस पर केस करवाना चाहते थे तो इस केस को वो बगैर मीडिया में लाए बाहर ही हल करने वाला था। उसे डर नहीं था, लेकिन वो अपने होने वाली बीवी की बदनामी नहीं चाहता था। उसे किसी तरह की तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। बस एक ही दफ़ा वो उसकी सारी तकलीफ़ों का अजाला कर देना चाहता था। उसे निकाह करके उसे अपनी बाहों में भरकर उसे बताना चाहता था कि वो कब, कैसे, किस तरह से दामिया शाह उस पर फ़िदा हुआ था। कब, कैसे, किस तरह वो लड़की दामिया शाह के लिए इतनी ज़रूरी हो गई थी कि अब उसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए था। वो फ़ैसला कर चुका था, अब वक्त आ गया था इस फैसले पर अमल करने का। और अब दामिया शाह को कोई रोक नहीं सकता था उसकी मर्ज़ी करने से। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ली है इन्होंने, इनके जहन पर कोई झटका लगा है। आप प्लीज़ इनकी केयर कीजिए, ठीक हो जाएंगी, और इन्हें टेंशन से दूर रखिए। डॉक्टर ने हमेशा वाली बातें दोहराई थी, जबकि वो सब लोग ये सोचकर थोड़ा पुरसुकून हो गए थे कि दादी खतरे से बाहर हैं। अब वो ठीक थी, पहले से बहुत बेहतर थी, वरना वो सब लोग ही जानते थे कि झटका दादी के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता था। भाई दादी होश आ जाएँ तो दामियार के बारे में उन्हें क्या कहना है? शहीर ने उनके पास बैठते हुए पूछा था। कुछ भी नहीं शहीर, हम उनसे कुछ नहीं छुपाएंगे। खुदा बेहतर जानता, और वैसे भी हमें खुदा पर यकीन होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, हम दादी को हकीकत बताएंगे। उसकी तरफ देखते हुए बोला था। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी तरह की टेंशन देने से मामला बिगड़ सकता है। इसे मैं आपसे पूछ रहा था कि कहीं हकीकत बताकर हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। मेरा मतलब है, हम किसी तरह की कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना? आखिर ये दादी की ज़िंदगी का सवाल है। वो परेशानी से पूछ रहा था। नहीं शहीर, अब ये मामला आगे जाएगा, और वैसे भी अब तो ये मामला मीडिया में जाने वाला है। ज़रान और ज़बर को फ़ोन करके बुलाओ, उनसे बात करनी पड़ेगी। हम इस मामले को छोड़ नहीं सकते। अपनी बहन के लिए हमें अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, लेकिन दामिया शाह को उसके किए की सज़ा हम ज़रूर दिलवाएंगे। और जहाँ तक दादी की बात है तो हम उनसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, क्योंकि ये मामला अब घर में बात बात पर डिस्कस होगा, और मैं नहीं चाहता कि दादी से किसी भी तरह का कुछ छुपाकर हम उन्हें मज़ीद किसी अजियत में डालें। वैसे भी दादी यकीनन सब कुछ सुन चुकी हैं, और अब अगर उन्होंने कुछ नहीं भी सुना तो हम उन्हें बता देंगे, क्योंकि अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात घर की बेटी की इज़्ज़त पर आ गई है। पहले ही ईसा ने यह सब कुछ छुपाकर बहुत गलती की है। अब हमें इस मामले को हल करना पड़ेगा, और हम किसी तरह की गलती नहीं कर सकते। और ईसा को इन सब चीज़ों में फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए घर में सबको ये बात पता होनी चाहिए। तुम ज़रान और ज़बर को फ़ोन करो। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो उसने फ़ौरन ही अपनी जेब से फ़ोन निकालते हुए इन दोनों को फ़ोन करके हॉस्पिटल में ही बुला लिया था। फ़िलहाल उन्हें सिर्फ दादी की बुरी हालत के बारे में ही बताया था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो रूबरू ईसा वाले मामले को डिस्कस करने वाले थे। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो एपिसोड पहले तो मैंने सोचा था कि शॉर्ट ही दूंगी आज। मेरा तो आपको सिर्फ 40 मिनट के एपिसोड देने का इरादा था, जो हालात हुए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं इतनी नर्म दिल क्यों हूँ, मैंने फिर भी रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा नहीं भाई, चलो देख लो कुछ दिन और, हो सकता है रिस्पांस आना शुरू ही हो जाए। नॉवल वक्त के साथ साथ इंटरेस्टिंग होता जाए तो रिस्पांस लाजमी दिया करें। और एपिसोड लॉन्ग है, लेकिन रोज़ की बनिस्बत थोड़ी सी कम है। आई थिंक सो मैंने 10 पेजेस बस कम किए हैं गिनती के। तो आप लोगों ने रिस्पांस लाजमी देना है, वो भी इस वजह से कम किए हैं बिकॉज मौसम बाहर फिर से ख़राब हो रहा है और लाइट बंद हो गई है। डोंट नो कि नेट ना चला जाए तो मुझे अपलोड भी करनी है, इसलिए फिर मैंने जल्दी से एंड कर दिया। तो ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। वैसे है लॉन्ग ही, तो आप लोगों की राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो चलें हम एक दफ़ा कमेंट सेशन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चले हम कमेंट सेशन देख लेते हैं। पहले अयान बेग का कमेंट है, थैंक यू, एपिसोड लॉन्ग है, थैंक यू वेरी मच अयान बेग। दैन नसीमा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? स्टोरी तो माशाल्लाह बहुत ही औसम जा रही है, आपकी प्यारी प्यारी वॉइस में सुनने का अलग ही मज़ा है। थैंक यू वेरी मच नसीमा।
4 कपल्स में से मुझे इबादत और सरान का कपल बहुत पसंद है। दामियार अगर थोड़ा सुधर जाए तो ये कपल सब पे छा जाएगा। फ़िलहाल तो करतूत नज़र नहीं आ रहे सुधरने वाले ना मुझे। अभी तो वो सिर्फ धमकियों पे उतर आया है, बजाय इससे कि अपनी गलती माने। अभी इज़ा मेरी है, मैं मिलने नहीं दूंगा, मैं देखने नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। अभी 2 फिट्टे मुँह तेते तेनू देंगे तो तू काम करेंगे ना आगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो आगे कहाँ है, दादी बेचारी पर तरस आता है, बेचारी को दामियार धोखा दे रहा है। बिल्कुल यार, कमीना कहेगा। एपिसोड रीड करते हुए दामियार को आपकी लानतें मुझे बहुत मज़ा देती हैं। बिल्कुल यार, वो है लानता दे काबिल, कमीना है पूरा। एवें मेरा खून फिर खौल जाता दे नाम तो दर फिट्टे मुँह। यार बहुत प्यारी वॉइस है आपकी। टचवुड, अल्लाह पाक तेरों कामयाबियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच नसीमा, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच नसीमा, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। आगे भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करती रहिएगा। और कहाँ गायब हो जाती हैं आप, आपकी मसरूफियात ज़्यादा हो गई। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है, और अपनी राय का आगे भी इज़हार करती रहिएगा, ठीक है। देन आयशा क्वीन, ये मेरी बहुत प्यारी सी लिसनर है। ये और इनकी फ्रेंड दोनों मेरे नावल सुनती भी हैं और फिर कमेंट भी करती हैं मज़े मज़े का। तो थैंक यू वेरी मच आयशा। एंड इनकी फ्रेंड है सीमा सुल्ताना, दोनों के कमेंट्स बहुत मज़े के होते हैं। तो आयशा कह रही है अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। एपिसोड लॉन्ग है, पुलिस वाला है, उसकी स्टोरी कब स्टार्ट होगी? उसकी स्टोरी इंशाल्लाह कल वाली एपिसोड से स्टार्ट हो जाएगी। कल वाली एपिसोड में उनका सीन आ जाएगा, ठीक है। आई एम वेटिंग। मुझे लगा है दामियार पागल है और उसको पागल खाने में होना चाहिए। बिल्कुल यार, उसकी जगह पागल खाना ही बनता है जो उसके करतूत है ना। और मैं और मेरी फ्रेंड सीमा नावल को डिस्कस करते हैं, हम दोनों को दामियार पागल लगता है। फ़िलहाल तो ईज़ा पीछे पागल हुआ है, बाकी देखेंगे क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच आयशा, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। आगे भी आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। देन मोहम्मद तोफ़ैल कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, जी कैसी हैं आप? एपिसोड बहुत अच्छा था, आप इतनी जल्दी ख़त्म कर देती हैं नावल। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तोफ़ैल। नावल हाँ मैं जल्दी ख़त्म कर देती हूँ बिकॉज़ मैं आपको लॉन्ग एपिसोड देती हूँ। अगर लॉन्ग एपिसोड का आप कह रही हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाती है तो वो आप लोगों का उतावलापन है। तो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तोफ़ैल। दैन समीना खातून कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त स्टोरी। थैंक यू वेरी मच समीना। सॉरी मेरी रूटीन बहुत बिजी है, फिर भी रेस्ट टाइमिंग में सुनती हूँ। थैंक यू वेरी मच समीना। ये इनका कोई काम है, मैंने इनका ये कमेंट पढ़ा था, बट आई एम रियली सॉरी समीना, मुझे आपके काम की समझ तो नहीं आई। लेकिन अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, जल्दी से वापस आ जाएँ। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। दैन डेवल ऑफिशियल, लास्ट एपिसोड कौन सी है? लास्ट एपिसोड भी मैंने लास्ट टाइम 7th एपिसोड दी थी, ठीक है। देन सलाहा कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच सलाहा। देन फौजिया मुनीर कह रही है नावल बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी बात कि इसमें फ़जूल का रोमांस नहीं है, हर तरह से स्टोरी अच्छी है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फौजिया मुनीर, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन आमिना मलिक का कमेंट है, वाओ व्हाट ए लॉन्ग एपिसोड, फीलिंग सैड फॉर इज़ू, बट इतने बुरे हालात में भी उसने अकल से काम लिया, बहुत अच्छा नावल है, अल्लाह पाक मज़ीद कामयाबी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच आमिना मलिक, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि एपिसोड आपको कैसी लगी है। देन हिना रंगरेज ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच हिना। देन आमिना मलिक अगेन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आमिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? देन सीमा सुल्ताना आयशा की फ्रेंड है, इनका कमेंट है अस्सलाम वालेकुम, नाइस एपिसोड लॉन्ग है, सॉरी मैं कमेंट नहीं कर सकी, मेरे एग्ज़ाम थे। आज का एपिसोड में मज़ा आ गया, इबादत को सच्चाई मालूम हो गई। बिल्कुल यार, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। एक हीरो की स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई, पुलिस वाला है ना, बिल्कुल ज़बर, उसकी स्टोरी कल वाली एपिसोड से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है। दामियार एक कमीना इंसान है, दामियार इज़ नॉट गुड पर्सन, दामियार जैसे इंसान जेल डिज़र्व करता है, लेकिन नहीं, दामियार इज़ नॉट गुड पर्सन, लड़की नहीं, दामियार इज़ नॉट गुड पर्सन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दामियार फ़िलहाल तो ईज़ा के पता नहीं क्यों पीछे पड़ गया, बस सच्ची मोहब्बत है या सिर्फ खेल ही खेल रहा है, आई डोंट नो, लेकिन देखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ज़बर की इंशाल्लाह स्टोरी कल स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना। देन आयशा क्वीन कह रही है राइट, दामियार इज़ नॉट गुड पर्सन। बिल्कुल यार, आन बैक कह रहे हैं राइट, दामियार जैसा इंसान जेल डिज़र्व करता है। आपका कमेंट अच्छा है, आपने मेरे दिल की बात की है भाई। आप लोग तो दामियार को अच्छा कोसते दे रहे, वैसे तो बंदे भी है गई चवल। और बाकी थैंक यू वेरी मच। दैन शहरीन शहज़ादी कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच शहरीन। दैन मोहिद असगर कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मोहिद असगर। एपिसोड 7 अपलोड हो गई है, ईमान बाजवा, आप चेक कर सकती हैं। दैन माज
फ़ज़ल इंसारी कह रहे हैं वेरी गुड नावल, थैंक यू वेरी मच मास फ़ज़ल इंसारी। देन मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं और आप नावल में आपका गाना भी बहुत अच्छा हमने इंजॉय किया। यार ना करो, वो पता नहीं मैं जब मेरी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, मैं बहुत बेसुरी हूँ, बहुत बेसुरी हूँ मैं। वो बस मैंने पता नहीं कैसे मुझे वो उसकी ना दामियार की कंडीशन देख के मेरे ज़हन पे आ गया। बिकॉज़ मैं ना रील देख रही थी एक के, जब आप ना रात के कोई 3-4 बजे ऑनलाइन होते हैं और आपका दोस्त आपका ऑनलाइन स्टेटस देख लेता है ना, तो फिर वो आपको करता है कि हो गया है तुझको तो प्यार सजना। वो पता नहीं, फिर मैंने वो दामियार की कंडीशन देख के भी मुझे वो फिट लगा। एक मैंने ताज़ा वो रील देखी थी, तो बस मैंने फिर अपनी बेसुरी आवाज़ में गा दिया। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपका प्यार है कि आपको इतनी बेसुरी आवाज़ भी अच्छी लगी। नावल में मज़ा आ गया आपकी आवाज़ में सॉन्ग सुनकर। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल, बस आप सब लोगों की दुआओं की, आप सबके साथ की ज़रूरत है, तो थैंक यू वेरी मच। देन मोहम्मद तुफ़ैल अगेन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आप बिसान, कैसी हैं आप? जी नावल बहुत अच्छा था, मतलब एपिसोड दादी के पोते पर बहुत गुस्सा आ रहा है, कमीना एक नंबर का, और शहीर का भी हो गया है। चलें देखते हैं अब आगे क्या होता है। बिल्कुल यार, दामियार तो है ही चबर पत्ता, कमीना एक नंबर का। बाकी फ़िलहाल जो मुझे सबसे अच्छी एपिसोड में आज सीन लगा है ना, एक तो जो दामियार की ठुकाई हुई है, मज़ा आ गया। और ऊपर से जो इबादत अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ज़रान को उसने उम्मीद का दिया, थमा दिया कि मैं रुखसी कर लूँगी, उन्होंने भी बेचारे को ठंड पै गई है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। आगे मोहम्मद तुफ़ैल अगेन हंस रही हैं, थैंक यू वेरी मच। दैन सिद्रा बतूल कह रही हैं वेरी 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 नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच सिद्रा बतूल। जी, तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल इस नावल के एपिसोड 9 के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये नावल के एपिसोड एंजॉय करें, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि अब क्या लगता है आगे क्या होगा, क्या दामियार ईसा को हासिल कर पाएगा या नहीं, या शाह ब्रदर्स बनेंगे उसकी राह की रुकावट, और ज़रान और ज़बर का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि ईसा पे रेप अटैम्प्ट करने की कोशिश की है दामियार ने। आप लोगों की राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और क्या लगता है, इबादत अब मान जाएगी रुखसी के लिए, क्या ज़रान रुखसी करवा लेगा? तो आप सबकी राय का इंतज़ार रहेगा। वैसे आप लोगों की सोच से ऊपर दामियार जाने वाला है ये, वो बहुत कमीनेपन की इंतहा पे जाएगा और बहुत मज़े की एपिसोड होने वाली है कल की। लेकिन वो आपको तभी मिलेगी जब आप लोग इस एपिसोड पे रिस्पांस अच्छा दोगे। तो आप लोगों के रिस्पांस का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल। आप लोग आज की एपिसोड एंजॉय करें, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।